आप लोगों को ये तकलीफ रहती है कि हम एसएस में पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, तो मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी हम एसएस के अंदर 2 मार्क्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका आंसर किस तरीके से लिखते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि बोर्ड आपको उस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछती है और आपको कैसे 2 मार्क्स के आंसर लिखने हैं। आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। थोड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा मार्क्स लेके आना है। तो अब हम चैप्टर 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये जानना कि चैप्टर 1 के अंदर से बोर्ड आपको किस तरीके के सवाल पूछती है। टोटल मैं आपको 13 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि बोर्ड किस तरीके के सवाल पूछ लेती है, तो आपको तैयारी करने का एक बेस मिल जाएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हाउ कैन वी से दैट आर्यन वर नेचर लवर। जो आपका आर्यन का टॉपिक था उसके अंदर से बोर्ड आपको एक सवाल पूछ रही है कि आर्यन कैसे नेचर लवर थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अब आंसर को पढ़ते हैं। हिंदू वर कॉल्ड आर्यन इन एशियंट टाइम। हिंदूज को आर्यन बोला जाता था प्राचीन भारत के अंदर, पुराने भारत के अंदर। दे अडॉप्टेड द गुड वे ऑफ लाइफ ऑफ अदर ट्राइब। जो भी अदर ट्राइब थी उनकी अच्छी आदतें आर्यंस ने अडॉप्ट कर ली थी। आर्यन वर नेचर लवर। यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए। दे वर्शिप्ड ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन। आर्यंस पूजा करते थे किनकी? पेड़ों की, नदियों की, माउंटेन्स की, सूरज की, हवा की और बारिश की। ये सारी चीजों की वो पूजा करते थे। आगे देखते हैं। दे कंपोज हिम्स टू प्रे टू वेरियस एलिमेंट ऑफ नेचर। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि आर्यन जो थे वो नेचर की पूजा करने के लिए बहुत ज्यादा पंक्तियां या बहुत ज्यादा मंत्र बनाते थे। हिम्स मतलब मंत्र बना रहे हैं या पंक्तियां बना रहे हैं। किन के लिए मंत्र और पंक्तियां बना रहे हैं? तो नेचर की पूजा करने के लिए। आगे देखो। रेसिटेशंस ऑफ वेदास, इसका मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। जैसे हम लोग कर रहे हैं ओम भूर भुवः स्वः, इसी चीज को बोला जाता है रेसिटेशंस ऑफ वेदास। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी से कनेक्ट करके आप इसको समझ सकते हो। इसको क्या बोला जाता है? रेसिटेशंस ऑफ वेदास। परफॉर्मिंग यज्ञास बिकम पार्ट ऑफ आर्यन कल्चर। यज्ञ करने का जो कल्चर, ये भी किसने शुरू किया? इंडिया में आर्यंस ने शुरू किया। तो ये सारी चीजों को मिला के हम बोल सकते हैं कि आर्यन नेचर लवर थे और आपका आंसर भी बन गया। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना, आंसर तो आपका इतना ही था, बट आपको 2 मार्क्स का लिखना होगा तो कंटेंट भी चाहिए। इसीलिए ये मैंने रिलेटेड 2 आंसर यहाँ पे लिख के दिए आपको, रिलेटेड 2 पॉइंट लिख के दिए जिससे आपका आंसर बड़ा हो जाए। तो हम इसी तरीके से सारी सीरीज के अंदर आंसर भी बड़ा करेंगे, याद भी कम करना पड़े ऐसा कोई जुगाड़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। राइट अ नोट ऑन इंडियन ट्राइब्स दैट केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी ट्राइब इंडिया में आकर बस गई थी, हमको उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर ये रहा, एस्टेरॉइड पीपल। साउथ ईस्ट एशिया से आके इंडिया में कौन बस गया था? एस्टेरॉइड पीपल। एस्टेरॉइड पीपल का दूसरा नाम क्या था? निषद पीपल। क्या था दूसरा नाम? निषद पीपल। इनका जो निषद नाम था वो किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आप नीचे से क्यों पढ़ा रहे हो? मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। सिर्फ मेरा यहाँ पे काम ये नहीं है कि आपको पढ़ा के निकल जाऊं, इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको याद रहे। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो साउथ ईस्ट एशिया से कौन सी ट्राइब आई है? तो साउथ ईस्ट एशिया से एस्ट्रोलॉइड पीपल आए थे। उनका दूसरा नाम क्या था? निषद पीपल उनका दूसरा नाम था। ये जो निषद नाम है उनको किसने दिया था? आर्यंस ने दिया था। अब वो कैसे दिखते थे? तो वो काले से दिखते थे, उनकी हाइट छोटी होती थी, उनका जो सर है वो चौड़ा होता था और उनकी जो नाक है वो चपटी होती थी। किनका? एस्ट्रोलॉइड पीपल का। आगे देखो। दे केम टू साउथ ईस्ट एशिया। कौन आया था साउथ ईस्ट एशिया से? एस्ट्रोलॉइड पीपल। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप लिख देना एस्ट्रोलॉइड पीपल। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, अच्छा है मेरे से मिस्टेक हो गई तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे आप लिख देना एस्ट्रोलॉइड पीपल केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। क्या लिखोगे आप? कि एस्ट्रोलॉइड पीपल कहाँ से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर की ये जो लाइन लिखी है, दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दी है, आपको याद करना आसान होगा और आपके लिए आंसर का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने? दे केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको इसी तरीके से लिख लेना है, याद करने में भी इजी है। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसी तरीके से मैं आपको स्पीड में याद करवाते हुए सबकी तैयारी करवा दूंगा, बस आप एनर्जी के साथ बैठे रहो।
अब जो तीसरा सवाल है उसको देखो, स्टेट द फेयर ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर कौन कौन से फेयर होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो आंसर लिखेंगे कैसे वो देखो, मैंने लिखा हुआ है नेम द फेयर इन गुजरात। आप जब आंसर लिख रहे हो तो ये मत सोचना कि भैया ने ये ऐसे फालतू में लिख दिया है, ये लिख दो, आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है और आपकी लेंथ भी बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, मोटेरा के अंदर बहुत सारे फेमस फेयर्स होते हैं, याद कर लो, मोटेरा के अंदर बहुत सारे फेमस फेयर होते हैं। मैंने बहुत आसान सा लाइन लिखा हुआ है और ये प्रैक्टिकली ऐसा आंसर है जिससे आपको मार्क्स भी मिल जाएगा और आपको याद भी कम पड़ना। ये मैंने बहुत आसान सी लाइन लिख दी है, ये आपको याद भी इजीली रह जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। आगे देखो, कार्तिक पूनम फेयर अंबाजी में होता है। गिरनार के अंदर भावनाथ महादेव फेयर होता है। टर्नेटर के अंदर टर्नेटर फेयर होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग हार्ड है, थोड़ा सा बोलने में अजीब है, स्पेलिंग क्या हार्ड है, टर्नेटर क्या है, टर्नेटर क्या है, टर्नेटर, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। टर्नेटर फेयर क्या होता है, टर्नेटर में। अब देखो, ढोलका के अंदर क्या होता है, वऊथा, क्या है, वऊथा फेयर, क्या है, वऊथा फेयर। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपके और मेरे डिफरेंस हो सकता है, स्पेलिंग सही लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। हिस्ट्री के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हमसे चीजें प्रोनाउंस नहीं होती है। तो मैंने बहुत आसान से इसका भी आंसर लिख दिया है, आप सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिखना, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे आ जाते हैं, आगे ये जो सवाल है, अब आगे का देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। आगे का जो सवाल है वो सवाल थोड़ा सा बड़ा है। स्टेट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग हेरिटेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से ऐसे राइट्स है, कौन कौन से ऐसे लॉ है जो हमको बोलते हैं कि आप अपने कल्चर हेरिटेज को संभालो, हम उनको जानते हैं। तो आर्टिकल 51A, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 51A ये हमको फंडामेंटल ड्यूटीज देते हैं, याद रखो आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 51A का सेक्शन 679, आर्टिकल 51A का सेक्शन 679 हमको राइट्स देता है कि हम अपने कल्चर हेरिटेज को बचाएं। याद कर लेते हैं, आर्टिकल 51 का ए सेक्शन 679 ये हमको हक देता है, ये हमको ऑर्डर देता है कि आपको आपके कल्चर हेरिटेज को बचाना है। अब किस तरीके से बचाना है, कौन सी ड्यूटीज बता रहा है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज, आपको आपके हेरिटेज की वैल्यू करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड, जंगली जानवर हो, जंगल हो, नदी हो, कुछ भी हो, उसको बचाना हमारी ड्यूटी है। ये हमको कौन सिखाता है, आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7 और 9। इस तरीके से याद रखो, इजीली याद रह जाएगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिजेक्ट वायलेंस, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बचाना है और पब्लिक प्रॉपर्टी पे वायलेंस नहीं करना है। ये भी हमको कौन सिखा रहा है, वापस से बोलते हैं, आर्टिकल 51A सेक्शन 6, 7, 9। यहाँ पे ये आंसर भी खत्म हो गया, कैसे लिखना है वो भी आपने देख लिया और मैं भी आपको याद भी हो रहा होगा। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो अगर आप इसको लिखने जाओगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे लिमिट है कि हमको 2 ही मार्क्स के लिए लिखना है। तो मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया कि नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात, राइट अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात, स्टेट द फेयर ऑफ गुजरात। ये मैंने 3 टाइटल डाल दिए। अब इसके अंदर का आपको जो आसान लगे आपके हिसाब से वो लाइन लिख लेना। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है जो मुझे आसान लगा है, आपको जो भी आसान लगता है आप उन चीजों को मेंशन करना, तो भी आपका आंसर बन जाएगा। अब पिलग्रिमेज प्लेस वाले सेक्शन में मैंने क्या लिखा है, द्वारकाधीश टेंपल एट द्वारका, काफी आसान है, सबको याद रह जाएगा। महाकाली टेंपल एट पावागढ़, तो मैंने इन पिलग्रिमेज प्लेसेस को इस आंसर के अंदर डाल दिया है। अब फेस्टिवल के अंदर तो पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल एट विजयनगर, फिर मैंने डाल दिया रण उत्सव या रणोत्सव इन कच्छ, ये भी सबको याद रह जाएगा। स्टेट द फेयर, अभी हमने फेयर वाला ऊपर पढ़ा था वहीं से कि मोटेरा के अंदर काफी फेमस फेयर्स होते हैं, कार्तिक पूनम फेयर होते हैं अंबाजी में। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसके अंदर डाल सकते हो, बट आंसर लिखने का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा और कम याद रखना पड़ेगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, गिव डिटेल ऑफ द आर्यन और द्रविडियन। अब आप बोलोगे कि भैया 2 मार्क्स के सवाल के अंदर यहाँ पे तो 2 बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ जाएंगे और इतना टाइम होगा क्या हमारे पास। नहीं, आपको सारा चीजें नहीं लिखनी है। मैंने किस तरीके से लिखा है वो देख लो। पहले तो मैंने क्या टाइटल डाल दिया, द्रविडियंस और आर्यन। आप चेक करने वालों को ये बता दो कि हम दोनों के बारे में लिख रहे हैं, आपने जो पूछा है हम उसको बता रहे हैं। तो देखो अब मैंने क्या लिखा हुआ है, द्रविडियन बिलोंग टू द स्टोन एज सिविलाइजेशन, आसान सा लाइन लिख दिया है कि द्रविडियन स्टोन एज से बिलोंग करते थे। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को बनाने वाले भी यही थे। द पीपल ऑफ द द्रविडियन रेस वर द ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि द्रविडियन ही इंडिया के असली मूल निवासी हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आंसर इंट्रोडक्शन टाइप भी है और चेक करने वाले को भी लग जाएगा कि हाँ प्रॉपर आंसर मिल गया है।
अब आगे देखो, आर्यन, हिंदू वर कॉल्ड आर्यन इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने के हिंदू को आर्यन बोला जाता था। दे अडॉप्टेड द गुड वे ऑफ लाइफ ऑफ अदर ट्राइब, उन्होंने दूसरे टाइप की अच्छी बातें सीख ली थी। दे वर मोर एडवांस देन अदर ट्राइब, वो और जो ट्राइब थी उनसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और एडवांस थे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आप पूरा ही आंसर इसके अंदर चेप देते हो, फिर आपको आगे के पेपर में टाइम नहीं मिलता है। आंसर कैसे लिखना है उस पर फोकस करो। अब आ जाओ 7 क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट ट्राइब इन एंशिएंट इंडिया वर इंडियनाइज्ड। अब ये जो सवाल है बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं आपको करवा देता हूं। द इंडियन कल्चर हैज बिकम रिच, क्या बोला मैंने, इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा रिच हुआ। कैसे, इंटरचेंज विद द पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर हु केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। इंडिया का जो कल्चर है वो रिच बना। कैसे, अलग अलग जगह से लोग इंडिया में आए और बस गए, उन्होंने अपना कल्चर हमको सिखाया, हमने अपना कल्चर उनको सिखाया, जिसकी वजह से हमारा कल्चर रिच हो गया। समझाया मैंने क्या बोला, इंडिया में बहुत सारे ट्राइब आए, उन्होंने अपना कल्चर हमें सिखाया, हमने अपना कल्चर उनको सिखाया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कल्चर बना और हमारा कल्चर अमीर हो गया, है ना। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है इस आंसर का। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंट ट्राइब लॉस्ट देयर आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है पहले उसको समझ लो। एक अलग जाति के लोग अलग जाति के लोग से शादी करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकास्ट मैरिज। सपोज करो हमारे इधर यूरोप से लोग आए और इंडिया में बस गए और उन्होंने इंडियन से शादी कर ली, तो इस पैटर्न को बोला जाता है इंटरकास्ट मैरिज, और इसी की वजह से वो लोग क्या बन गए, इंडियन बन गए। जैसे आप अभी अमेरिका में जाओगे, अमेरिकन लड़की से शादी कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, अमेरिकन। उसी तरीके से वहां से भी लोग यहाँ पे आए, शादी किए और इंडियन बन गए। तो ये पहला कारण था बाहर की ट्राइब कैसे इंडिया में इंडियन बन गई। हमारी लैंग्वेज से लोग इन्फ्लुएंस हुए, स्क्रिप्ट, नेम, रिलीजियस बिलीव। लोगों ने हमारी लैंग्वेज को देखा, हमारे स्क्रिप्ट को देखा, हमारे नाम को देखा, हमारे रिलीजियस बिलीव को देखा और वो इंडिया में ही रह गए, इतना अच्छा उनको लगा और वो इंडियन बन गए। ऑल दिस प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस पीपल, ये सारी चीजें मिलके ही उनको इंडिया में रहने के लिए मजबूर की और वो इंडियन बन गए। अब देखो इसका आंसर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइन का था, बट मैंने किस तरीके से उस आंसर को इतना बड़ा लिखा ताकि आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाए। इसी तरीके से आंसर लिखते रहना है, खुश रहना है। जिसकी भी एनर्जी लो हो रही है वीडियो को रोको, जाओ चाय कॉफी गांजा जो फूकना है फूको, बट पढ़ाई तो करनी है। अब जो 8वां सवाल है उसको देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हब्सी पीपल, डेंजर नाम है हब्सी पीपल। अब यहाँ पे देखते हैं हब्सी पीपल कौन थे, तो नेग्रोटॉइड पीपल को बोला जाता है हब्सी पीपल। देखा आपने, बोर्ड ने आपको कितना डीप में सवाल पूछ लिया है। वैसे तो इस टाइप का नाम है नेग्रोटॉइड, बट इनको दूसरा नाम दिया गया था हब्सी पीपल, तो बोर्ड ने हब्सी पीपल के नाम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया। तो हब्सी पीपल कौन से ट्राइब है, नेग्रोटॉइड ट्राइब है। अब आगे देखो, दे केम टू इंडिया फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बोला था कि ये मैंने कॉमन लाइन आपके लिए लिखी हुई है और आसान लाइन है, इससे आपका आंसर बढ़ेगा। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान, अफ्रीका से होते हुए बलूचिस्तान पहुंचे, बलूचिस्तान से वो इंडिया में आ गए। कौन, नेग्रोटॉइड पीपल। कैसे दिखते थे, काले से दिखते थे, 4 से 5 फीट की इनकी हाइट थी और इनके बाल जो थे कर्ली थे। मैंने इतने आसानी से आपका आंसर बना दिया। हब्सी पीपल कौन है, नेग्रोटॉइड पीपल, बाहर देश से हमारे देश में आए थे, बाहर देश से आए थे, बट कहां से आए थे, अफ्रीका से बलूचिस्तान आए, बलूचिस्तान से इंडिया आ गए। कैसे दिखते थे, काले से दिखते थे, कैसी हाइट थी, 4 से 5 फुट की हाइट थी, बाल कर्ली था मेरी तरह। क्लियर है, तो यहाँ पे ये वाला भी आपका हो गया आंसर पूरा। अब जो सवाल है, वी रिगार्ड रिवर एज अ लोक माता वाई, हम रिवर को लोक माता क्यों बोलते हैं, उसका आंसर आपको देना है। तो इंडियन कल्चर है डेवलप ऑन द रिवर बैंक। इंडिया जो है ना, पूरा इंडिया जो बसा हुआ है किसके किनारे बसा हुआ था, रिवर के किनारे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर की वजह से ही इंडियन कल्चर बना है। आगे देखो, रिवर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरिगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको घर में पानी पीना हो, आपको घर में पानी को बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करना हो, नहाने के लिए, खाने के लिए, डोमेस्टिक यूज के अंदर जो पानी यूज हो रहा है, खेतों में पानी देना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हो, सब जगह पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है। तो रिवर आर द सोर्स ऑफ पीने का पानी, घर में यूज करने का पानी, खेत में पानी देने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। आगे देखते हैं, ह्यूमंस आर डिपेंड ऑन रिवर फॉर वाटर। बेसिकली इंसान पानी के लिए रिवर पे ही डिपेंड है। बारिश आती है, वो बारिश का पानी रिवर में चला जाता है, हम पूरे साल उसी रिवर के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए, पानी के लिए। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुली। अगर रिवर के अंदर वाटर ना हो तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है। जल ही जीवन है, तो वो जीवन आता कहां से है, रिवर से आता है। अगर रिवर नहीं तो हमारी जिंदगी का कोई सक्सेस नहीं। आगे, Therefore we regard river as a लोक माता। इन सब कारणों की वजह से हम रिवर को क्या बोलते हैं, लोक माता बोलते हैं। क्लियर है।
आंसर भी क्लियर है, टॉपिक भी क्लियर है, मजा भी आ रहा होगा। अब जो सवाल है, नेम द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन गुजरात, आप ऊपर पढ़ चुके हो बट वापस से पढ़ा देता हूँ। द्वारका के अंदर कौन सा पिलग्रिमेज प्लेस है? द्वारकाधीश टेम्पल। सोमनाथ के अंदर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, अंबाजी। पावागढ़ जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? महाकाली टेम्पल। महसाना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बहुचारजी टेम्पल। थोड़ा सा नाम अजीब हो जाता है बट स्पेलिंग याद कर लेना। तो ये सारे पिलग्रिमेज प्लेस आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे। मैंने इस तरीके से इजी लिस्ट बना दी है, आप सेम लिस्ट बना लो, याद कर लो, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखो, व्हाट कंप्राइजेस दैट नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और राइट अबाउट इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। देखो दो क्वेश्चन है जिसको मैंने कंबाइन कर दिया कि बोर्ड इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेती है। व्हाट कंप्राइजेस द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्या क्या मिलके नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया बना हुआ है, और या फिर आपको इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के बारे में लिखना होगा। मैं जिस तरीके से यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना होगा, वरना आपको बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा और मार्क्स सेम ही मिलेगा। The result of close relationship between nature, environment, human life is called natural heritage। यहाँ पे मैंने natural heritage की मीनिंग से आपके आंसर की शुरुआत की है कि natural heritage बनता कैसा है? तीन चीजों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, तीन चीजों का लफड़ा चल रहा है। किस किस का? नेचर का, एनवायरमेंट का और ह्यूमन लाइफ का। इन तीन चीजों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज बनेगा। किन तीन चीजों को मिलाना है? नेचर को, एनवायरमेंट को और ह्यूमन लाइफ को। इन तीन चीजों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज बनेगा। अब नेचुरल हेरिटेज के अंदर आता क्या क्या है? तो नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज। ये सारी चीजें आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो इंक्लूड लैंडस्केप, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और मिनरल रिसोर्स। इन सारी चीजों को भी मिलाओगे तो क्या बनेगा? नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज इन सारी चीजों से मिलके बनता है। आपका आंसर हो गया पूरा। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है कि व्हाट इज हेरिटेज, हेरिटेज क्या होता है, आराम से देख लेते हैं। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर टू अस। कोई भी वैल्यूएबल चीज हमारे पापा से हमको मिली है हम उसको बोलेंगे हेरिटेज। हमारे पूर्वजों से जो हमको मिली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेरिटेज। अब पापा से हमको कच्चा मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कच्चा भी हेरिटेज कहलाएगा। कोई भी वैल्यूएबल चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिल रही है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेरिटेज बोलेंगे। पापा का कच्चा मिला आपको तो आप उसको हेरिटेज नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने वही बात लिखी हुई है, एनीथिंग दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिटेज। कोई भी चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर हो रही है, साथ में वो वैल्यूएबल है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेरिटेज बोलेंगे। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, सन रिसीव प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर। एक बच्चे ने अपने पापा से प्रॉपर्टी रिसीव की, वो किस में चला जाएगा? हेरिटेज में चला जाएगा। काफी आसानी से मैंने आपको एग्जाम्पल में लिख दिया। अब हेरिटेज को हमारी बुक ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हेरिटेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज। इस तरीके से आपको याद रखना भी आसान है, लिखना भी आसान है, मार्क्स गेन करना भी आसान है। लास्ट सवाल देख लेते हैं, राइट अबाउट द्रविडियन। आपको द्रविडियन के बारे में लिखना है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लिमिटेड आंसर लिखना होगा, लिमिटेड पॉइंट लिखना होगा। द्रविडियन बिलोंग टू द स्टोन एज सिविलाइजेशन। द्रविडियन किससे बिलोंग करते थे? स्टोन एज से बिलोंग करते थे। दे वर द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन को बसाने वाले लोग कौन थे? द्रविडियन थे। द पीपल बिलोंग टू द्रविडियन रेस वर द रियल ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रविडियन प्रजाति से, जाति से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो इंडिया के असली मूल निवासी हैं। द्रविडियन डिफाइन द मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। द्रविडियन ने हमको सिखाया कि मदर जो होती है वो देवी होती है, पापा जो होते हैं वो देवता होते हैं। आगे देख लेते हैं, द द्रविडियन डेवलप द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर। पार्वती जी को माता बोलना, शिव जी को पिता बोलना या देवता बोलना हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। हमको नेचर की पूजा करनी चाहिए, हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दीप एंड आरती इज द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। धूप, दीप, आरती से पूजा करना चाहिए, हमें किसने सिखाया? द्रविडियन ने सिखाया। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर के सारे आईएमपी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये पहले आप याद कर लो, लिख लो, कहीं पे लिखना हो तो। इसके बाद भी मैं इसके अंदर से और आईएमपी क्वेश्चन निकाल के आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो। इस तरीके से अगर आप एसएस की तैयारी करोगे आपको टाइम भी कम लगेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है।
अब हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सेकंड चैप्टर टेक्स्ट बुक में काफी हार्ड है, तो अमित भैया है ना आपके पास, अमित भैया आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करवा देंगे, समझा देंगे, चैप्टर को आपके लिए इजी बना देंगे। पीछे देखो हो रही है बारिश, काफी अच्छा व्यू मुझे मिला है, इसीलिए मैंने सोचा चलो बच्चों को एक और चैप्टर पढ़ा देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी इन एशियंट इंडिया। हमारे देश की वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट को बताना है। तो पहले आ जाओ वीविंग के ऊपर। मेकिंग क्लोथ फ्रॉम कॉटन थ्रेड, कॉटन से बने हुए धागे से कपड़े बनाने को हम लोग वीविंग बोलते हैं। आगे क्या लिखना है उसको देख लो। वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ बाय लिंकिंग टू सेट ऑफ थ्रेड। तो धागे को मिला के हम कपड़ा बना रहे हैं, दो सेट ऑफ धागे को मिला के हम कपड़ा बना रहे हैं। आसान है, याद रखना कि दो धागे को मिला दिया तो क्या बन गया, कपड़ा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। आगे आ जाओ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। एम्ब्रॉयडरी इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक विथ नीडल एंड थ्रेड। कपड़े को आप सजा रहे हो सुई और धागे से। आगे इट इज एन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया लाइक कच्छ एंड लखनऊ। लखनऊ और कच्छ जैसे शहरों में आप जाओगे तो एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलेगा। बेसिक ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके कपड़े के ऊपर जो भी धागे की कढ़ाई हो रही है हम लोग उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क। अब अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। ह्यूमन लाइफ एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन। ह्यूमन लाइफ क्ले के साथ काफी एसोसिएट करती है, ये बोर्ड ने आपको सवाल पूछ लिया। यहाँ पे देख रहे हो ना आपकी बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछ रही है। आप पूरा चैप्टर पढ़ते जाते बट आपको पता नहीं चलता कि सवाल किस तरीके का आएगा, इसीलिए अमित भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब पहली लाइन क्या है उसको पढ़ते हैं। ह्यूमन हैव यूज्ड क्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे आज भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मेड पॉट्स ब्रिक्स यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले। हम लोग मटका बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, किसका इस्तेमाल करके, मट्टी का। ऑल्सो यूज फॉर टॉय स्टैचूज एंड आर्ट। टॉय बनाना हो, स्टैचू बनाना हो, फिर भी हम मट्टियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी गणपति बप्पा गए ना तो हमने मट्टी से मूर्ति बनवाई थी गणपति बप्पा की। आगे देखते हैं। हेल्प इन डेली लाइफ एंड फेस्टिवल। मट्टियों का हमारे फेस्टिवल में भी यूज है और डेली लाइफ में भी हम मट्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फुद्दू सी लाइन है, आपका आंसर बढ़ जाए इसीलिए लिखा है। क्ले वॉज इंपॉर्टेंट इन एशियंट लाइफ। पुराने जमाने में तो क्ले से प्लास्टर भी होता था, क्ले से ही ब्रिक्स बन रहे थे और क्ले से ही हम बिल्डिंग्स बनाते थे। तो पुराने जमाने के हिसाब से तो क्ले हमारे लिए काफी यूजफुल है, यही आपका आंसर था। अब अगला सवाल क्या है। प्रोवाइड डिटेल अबाउट द वुड आर्ट ऑफ एशियंट इंडिया। पुराने जमाने की वुड आर्ट के बारे में हमको बताना है। एशियंट इंडिया मेड आर्ट फ्रॉम वुड। पुराने जमाने में वुड से बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजें बनती थी। आगे देखते हैं। पीपल मेड डोर पिलर्स और स्टैचूज। लकड़ियों से लोग दरवाजे बना रहे थे, पिलर्स बना रहे थे, स्टैचू बना रहे थे पुराने जमाने में। टेम्पल्स एंड पैलेसेस हैड वुडन डेकोरेशन। जो आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम आज बोलते हो ना, उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि टेम्पल हो या पैलेसेस हो वहां पे वुडन डेकोरेशन किया जाता था। वुडन डेकोरेशन मतलब इंटीरियर घर का। वुडन टॉय ऑफ ईदर एंड सनखेड़ा आर फेमस। ईदर और सनखेड़ा जगह है गुजरात में, वहां के वुडन टॉय पूरी दुनिया में काफी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। वुड आर्ट वॉज बोथ यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। जो आपका वुड है उससे जो आर्ट बनता है वो ब्यूटीफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। ये फुद्दू सी लाइन लिखी ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। देखा कितनी आसान तरीके से मैं आपको आंसर दे रहा हूं। अब आगे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड इन स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करते समय क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको जवाब देना है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड फ्रॉम रॉ कॉटन। कॉटन से धागा बनाने की प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। आगे डन यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखा और मशीन। कॉटन जो है उससे धागा हम लोग बना रहे हैं, या तो हम मशीन का यूज करेंगे या तो हम लोग चरखे का यूज करेंगे। यहाँ पे एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है। स्पिनिंग मेक्स थ्रेड और वीविंग मेड क्लोथ। अगर आप स्पिनिंग करोगे तो धागा बनेगा, अगर आप वीविंग करोगे तो धागे से कपड़ा बनेगा। अगर आप कॉटन से धागा बना रहे हो तो स्पिनिंग का प्रोसेस, अगर आप धागे से कपड़ा बना रहे हो तो वीविंग का प्रोसेस। याद रखना ये। आगे देखो। महात्मा गांधी प्रोमोटेड द यूज ऑफ चरखा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। हमारे महात्मा गांधी जी ने चरखे का यूज किया था और चरखे का यूज करके वो कॉटन से धागा बनाते थे, धागे से कपड़ा बनाते थे। इसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। अब आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट अबाउट हैंड वीविंग एज एन इंडियन आर्ट। हैंड वीविंग आर्ट के बारे में इंडिया के बताना है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, एनर्जी को हाई रखो। हैंड वीविंग इज द ओल्ड इंडियन आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ बाय हैंड। कपड़ा बना रहे हैं हम लोग हाथों का इस्तेमाल करके, इसी को हमने हैंड वीविंग के अंदर लिख दिया। आगे देखते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंड
वोवन आर्ट इन द वर्ल्ड, हाथ से बनाए गए कपड़े काफी फेमस थे इंडिया के पूरी दुनिया में। आगे देखते हैं, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंड वोवन आर्ट इन द वर्ल्ड, हाथों से जो कपड़ा बनाते थे हम लोग वो पूरी दुनिया में फेमस था। फैब्रिक हैव कलरफुल डिजाइन एंड पैटर्न्स, हाथों से जो हम कपड़ा बनाते थे उसके बहुत सारे डिजाइन हमारे पास होते थे और बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पास होते थे, इसीलिए पूरी दुनिया हमारे हाथ से बने गए कपड़ों को पसंद करती थी। आगे, फेमस हैंड वीविंग टाइप्स इंक्लूडिंग पटोला फ्रॉम गुजरात, गुजरात का पटोला हाथ से बनाया जाता था और ये काफी फेमस था पूरी दुनिया में। हैंड वीविंग शो स्किल, क्रिएटिविटी एंड इंडियन कल्चर, ये जो हैंड वीविंग आर्ट है इंडिया का, ये दिखाता था कि हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव थे, कितने स्किलफुल थे और ये हमारे देश के कल्चर को पूरी दुनिया में फेमस कर रहा था। अब आगे का जो सवाल है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट अकीक वर्क एज एन इंडियन आर्टिस्ट, आपको अकीक वर्क के बारे में बताना है। अकीक इज अ प्रीशियस स्टोन यूजुअली रेड, ब्राउन और व्हाइट। अकीक एक स्टोन है, किस किस कलर में आ जाता है, रेड, ब्राउन, व्हाइट। आगे देखते हैं, आर्टिसंस पॉलिश इट एंड फिट इनटू द वुड, मेटल और मार्बल। आर्टिसन क्या करते हैं, इस स्टोन को लेते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसके बाद इसको वुड में लगा देते हैं या मेटल में लगा देते हैं या मार्बल में लगा देते हैं। यूज टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव डिजाइन, इसी स्टोन का यूज करके लोग ज्वेलरीज भी बनाते हैं और बहुत सारी चीजों को डेकोरेट करने में भी इस स्टोन का यूज करते हैं। फेमस इन गुजरात, सूरत में, रांगपुर में और राजस्थान के बीकानेर में अकीक वर्क इन जगहों पे फेमस है। सो स्किल, क्रिएटिविटी एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज, ये लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मतलब कि मैं ये लाइन को यूज कर रहा हूं आपका आंसर बढ़ाने के लिए। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, सेम लाइन को आप हर जगह लिख के अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको। बारिश बाहर दबा के हो रही है बट फिर भी मेरे को देखो माथे पे पसीना निकल रहा है, अलग ही मैटर होता है। बाहर बारिश, अंदर पसीना, मतलब पानी तो हर जगह से निकलना चाहिए, समझ रहे हो ना। आगे देखो, अब हमारा जो सवाल है, इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा द पटोला ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस रिन्यूड व्हाई, हमको ये बताना है कि सोलंकी एरा के टाइम पे पाटन का पटोला इतना फेमस क्यों हो रहा था। द पटोला ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल, पाटन का जो पटोला है वो अपनी कारीगरी की वजह से फेमस हो रहा था। दे डिजाइन द साड़ी इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वर्न फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ के जो कारीगर थे इस साड़ी को इस तरीके से बना रहे थे कि ये दोनों तरफ से पहना जा सकता था। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन पाटन इज नॉन एज पटोला ऑफ पाटन, सिल्क से बनी हुई साड़ी को ही हम क्या बोल रहे हैं, पाटन का पटोला। आगे देखते हैं, द कलर ऑफ इट्स नेवर फेड, ऐसा बोला जाता है कि आप कपड़े को घिस दो, मतलब आप कपड़े को कितना भी लंबा यूज करो कपड़ा फट जाएगा बट उसका कलर नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ी खासियत है पाटन के पटोले की। अब आगे का जो सवाल है उसको देखते हैं। राइट अबाउट द फॉलोइंग वर्ड्स कुमीन एंड गरबा, तो कुमीन मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। द प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट इज नॉन एज कुमीन, ग्रीन कलर की एक पेटीकोट आती है, मणिपुर डांस करते समय उसको पहना जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुमीन। आपको इतना ही आंसर लिखना है क्योंकि इतना ही आंसर है। अब यहाँ पे जो आपका अगला सवाल है वो है गरबा। ये गरबा मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि क्या है। आप सब गुजरात में रहते हैं, आपको पता है गरबा क्या है। बीच में अंबा जी की मूर्ति रखी होगी, फोटो रखी होगी, उसके सर्कल में हम लोग डांस करते हैं, इसी को तो हम गरबा बोलते हैं। उसी चीज को तो हमने पढ़ना है कि कैसे लिखना है उसको। इट इज परफॉर्म इन अ सर्कल अराउंड अ लैम्प और इमेज ऑफ द गॉडेस अंबा, यहाँ पे माता जी हैं, हम लोग आस पास डांस करेंगे। वुमेन एंड मैन डांस इन अ सर्कल विद क्लैप, स्टेप एंड टर्न्स, हम लोग क्या करते हैं, चालो पिला गरबा रमवा जाइए, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्कल के अंदर क्लैप कर रहे हैं, स्टेप्स कर रहे हैं, हम टर्न ले रहे हैं, इसी को बोला गया गरबा। लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूं, आप करते ही हो नवरात्रि में गरबा। आगे देखते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबी, कंफ्यूज मत होना। गरबी इज अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ गुजरात, गरबी इज अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ गुजरात। इट इज डिवोशनल सॉन्ग संग ड्यूरिंग नवरात्रि, ये एक भक्ति का सॉन्ग है जो नवरात्रि के समय गाया जाता है। इट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सॉन्ग संग इन नवरात्रि, ये एक प्राचीन गाना है जो गुजराती लोग नवरात्रि में गाते हैं। सेलिब्रेट जॉय एंड डिवोशन एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टुगेदर, लोग खुशी से इस गाने को गाते हैं जिससे पूरे माहौल में खुशियां छा जाती है और भक्ति छा जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। राइट अबाउट रास, रास इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात परफॉर्म विद डांडियास, अरे सीधी सी भाषा में जो हम लोग डांडिया खेलते हैं उसी को हम लोग रास बोलते हैं। डांडिया रास इज अ फेमस वन, डांडिया ही है जो रास का एक फेमस डांस फॉर्म है जो हम सबको मालूम है। आगे देखो,
अभी आगे की जो लाइन है उसको बहुत प्यार से समझते हैं। देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा सो रासलीला टू डिवोट भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता और श्री कृष्ण जी के बीच में जो भी भक्ति का कनेक्शन था उसको दिखाने के लिए ही हम लोग ये रासलीला करते हैं। इस तरीके से याद रखो तो आसान है। आगे जाते हैं हम लोग। इट इज यूजली डिवोशनल, तो रास क्या है? भक्ति के लिए किया जाता है यूजली। इट प्रेज लॉर्ड कृष्णा राधा एंड गॉड दुर्गा। किन किन के लिए हम रास करते हैं? तो कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए और दुर्गा माता के लिए। तो इस तरीके से याद रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ वरना आपको बहुत टफ पड़ेगा ये चैप्टर। अभी यहाँ पे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको मैं समझाता हूं। इन आर्ट कैरेक्टर लाइक रंगला रंगली promote social theme through their presentation, give an introduction to that art। इतना बड़ा क्वेश्चन है, टेंशन मतलब इतना बड़ा आंसर नहीं है। रंगला रंगली इज एन आर्ट ऑफ गुजरात। क्या याद रखना है कि रंगला रंगली गुजरात का आर्ट है। द कैरेक्टर लाइक रंगला रंगली आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। ये जो रंगला रंगली है ये एक आर्ट है। किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ताकि हम समाज को मैसेज दे सकें। किस तरीके के मैसेज? गर्ल्स एजुकेशन और बेटी बचाओ, बेटियों को बचाओ और गर्ल्स को एजुकेशन दो, ये दिखाने के लिए हम एक आर्ट परफॉर्म करते हैं। किसके थ्रू? रंगला रंगली के कैरेक्टर के थ्रू। ये आपको याद रखना होगा। अब ये क्या क्या रहा है? इट स्प्रेड सोशल अवेयरनेस इन द सोसाइटी। तो रंगला रंगली क्या फैला रहा है? सोशल अवेयरनेस फैला रहा है सोसाइटी के अंदर। यही तो आपका क्वेश्चन था कि रंगला रंगली का जो कैरेक्टर है वो सोशल थीम प्रेजेंट कैसे करता है। आपने बता दिया कि लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, इस तरीके का समाज में मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं ये कैरेक्टर्स। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रिप्ट राइटर हैव डिस्क्राइब भवई एज एन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। वाई? भवई एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है, ऐसा क्यों बोला गया? दिस ड्रामा स्टार्टेड 700 ईयर एगो। 700 साल पुराना ड्रामा है। इट टेल्स स्टोरी यूजिंग एक्टिंग, सॉन्ग एंड डांस। इस ड्रामा के अंदर आपको एक्टिंग भी देखने को मिल जाएगी, गाना भी देखने को मिल जाएगा और डांस भी देखने को मिल जाएगा। सो फीलिंग लाइक लव, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर। इस ड्रामा के अंदर आपको प्यार, खुशी, सैडनेस, एंगर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फोकस ऑन ह्यूमन इमोशन। भवाई ड्रामा जो है वो इंसान के इमोशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। एक्टर मेक ऑडियंस फील दिस इमोशन। अब आगे का क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ ड्रामेटिक आर्ट इन इंडिया। किस तरीके से ड्रामेटिक आर्ट इंडिया में प्रोग्रेस कर रहा है उसका आंसर आपको देना है। इंडियन ड्रामेटिक आर्ट इज यूनिक इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो ड्रामा हो रहा है वो बहुत ही यूनिक है। मैंने फुद्दू सी लाइन इसीलिए लिखी ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए और आपको मेहनत ना करना पड़े। पीपल एक्ट, सैंग एंड डांस टू टेल दिस स्टोरी। अगर कोई भी ड्रामा कर रहा है मतलब कि वो उसमें एक्टिंग भी करेगा, गाना भी गाएगा और डांस भी करेगा। आगे देखते हैं। ड्रामेटिक आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट। कौन कौन सा आर्ट? कि इसके अंदर गाना भी है, एक्टिंग भी है और डांस भी है। तो ये सारे आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है? ड्रामा बनता है। भारत मुनि इज अ वेल नोन ड्रामेस्टिक ऑफ इंडिया। भारत मुनि एक काफी फेमस ड्रामेस्टिक ऑफ इंडिया है। मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, आप कर लेना, बट नाम क्या याद रखना है? भारत मुनि। आज की दुनिया में जो ड्रामा हो रहा है उसके अंदर हमको इमोशंस मिलते हैं और साथ साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है। अब आगे का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। हमको क्लासिकल डांस के टाइप्स बताने हैं और वो किस किस जगह से आए हैं वो बताना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से आया है, कथकली केरला से आया है, कथक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश से आया है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से आया है, ओडिसी ओडिशा से आया है, मणिपुरी मणिपुर से आया हुआ है। तो ये आंसर काफी इजी है, बट याद कर लेना तब आपको पता चलेगा कि इजी है कि नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात। मैं काफी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गुजरात हैड मैनी ट्राइबल कम्युनिटी ईच विथ इट्स ओन डांस। गुजरात के अंदर काफी ट्राइबल कम्युनिटी है और सब ट्राइबल कम्युनिटी के पास अपना अपना डांस है। परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन। ट्राइबल लोग डांस कब करते हैं? या तो किसी फेस्टिवल में या तो उनका कोई भी स्पेशल ओकेजन होगा तब। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल इंक्लूडिंग भवई, पधर और रबारी, ये डांस के फॉर्म है, याद कर लेना। ट्राइबल डांस के एग्जांपल्स हैं। डांस परफॉर्म विद एनर्जी, विद सॉन्ग, म्यूजिक एंड सिंपल स्टेप। गाना बज रहा है, लोग एनर्जी में है और सिंपल स्टेप करके नाच रहे हैं, तो यही हो गया आपका ट्राइबल डांस इस बुक के हिसाब से। इतना ही समझो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। सो द कल्चर, ट्रेडिशन एंड डेली लाइफ ऑफ ट्राइबल डांस। वो अपने डांस के अंदर अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं, वो किस तरीके से जिंदगी जीते हैं रोज, उस चीज को भी वो दिखाना चाहते हैं। किससे? अपने डांस के थ्रू। कौन लोग? ट्राइबल लोग।
प्रोवाइड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूजिक एज एन एशियंट इंडियन फॉर्म। सीधी सी भाषा में बताऊं तो हमको हमारे देश के म्यूजिक के बारे में बताना है। म्यूजिक इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म। गाना जो है वो इंडिया का एक प्राचीन आर्ट फॉर्म है। सा रे गा मा पा धा नी सा आधा 7 वॉवल ऑफ म्यूजिक। काफी आसान लाइन लेके आया हूं आपके लिए। इंक्लूड सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिदम। हमारे देश के म्यूजिक में मुंह से गाने वाली चीजें भी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट भी होता है और रिदम भी होता है, यानी धन धना धन धन, ये रिदम हो गया आपका। तो क्या क्या याद रखना है कि हमारा जो म्यूजिक है सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट और रिदम तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्लासिकल म्यूजिक और फ्लॉक। जो भी आप प्रोनाउंस करो मेरे से नहीं हो पा रहा है। वी हैव 5 मेन राग्स इन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये जो 5 मेन राग्स हैं, अगर आपको इसका नाम जानना है तो टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। अगर आपसे नहीं याद रहता है तो इतना आंसर लिखोगे वो भी चलेगा। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। नेम द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत। तो संगीत रत्नाकर के राइटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। ये लाइन जानबूझ के लिख दी ताकि आपको मार्क्स मिल सके। सारंग देव रोट इट इन एशियंट टाइम। संगीत रत्नाकर को किसने लिखा है? सारंग देव ने। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत परिजत, रघुनाथ रॉट इट। रघुनाथ जी ने संगीत परिजत को लिखा है। आगे देख लेते हैं। इट टीच अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, रिदम, डिफरेंट म्यूजिकल टेक्निक्स। ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है कहां से? संगीत परिजत से। आगे अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि हाउ मेनी राग्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट आर दे? तो देयर आर 5 मेन राग्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दे आर गिवन बिलो। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ये 5 आपके क्लासिकल म्यूजिक के राग हैं। इट इज बिलीव दैट ऑल दिस राग नेचुरली कम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा के पंचमुख से ये सारे राग निकले हैं, ऐसा माना जाता है। कौन कौन से? श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। तो यहाँ पे मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अगर आपको अभी भी कुछ टफ लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। खुश रहा करो, सब कुछ हो जाएगा। अब जो हम एसएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें अभी हम लोग 2 मार्क्स की पूरी सीरीज को कर रहे हैं। तो 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर अभी हम लोग चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप सोचे होंगे कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब सपोज करो ताजमहल, तो ताजमहल कैसा दिखता है, उसका कलर क्या है, उसको किसने बनवाया था, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आप इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो, आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा इस चैप्टर में, है ना। तो चलो अभी हम लोग चैप्टर 6 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राइट अ फ्यू लाइन ऑन खाजूराहो टेम्पल। किसके बारे में बोल रहा है? खाजूराहो टेम्पल या खजूराहो टेम्पल, जिससे जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो करना हमारे इधर ऐसा ही चलता है। खजूराहो या खाजूराहो टेम्पल के बारे में हमको बताना है। यहाँ पे देखना, मैंने बहुत ही एक डेंजर लाइन लिखी हुई है। इंडियाज हेरिटेज इज रिच इन आर्ट, आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया का जो हेरिटेज है वो रिच है किन किन चीजों में? चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, क्लासिकल डांस हो, म्यूजिक हो, फ्लोरा हो या वाइल्ड लाइफ। अब आप बोल रहे होंगे भैया आपने ये क्या लिखा हुआ है? ये मैंने कॉमन लाइन लिखी हुई है। चैप्टर 6 के अंदर आपको जो भी सवाल आएगा ये कॉमन लाइन से आप अपने आंसर का स्टार्ट करोगे। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे देखो, सेकेंड क्वेश्चन में भी मैंने पहले इसी लाइन से स्टार्ट किया है। आप देख लोगे थर्ड, उससे ही आप अब आ जाओ फोर्थ पे। मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे हमको इसी स्टार्टिंग लाइन से अपना आंसर शुरू करना होगा। इससे होगा क्या? आपका आंसर लिखने का इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, साथ ही में आपका लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन क्या था कि खजूराहो या खाजूराहो टेम्पल के बारे में लिखना है। तो खजूराहो टेम्पल आर सिचुएटेड इन खजूराहो विलेज। खजूराहो या खजूराहो टेम्पल कहाँ पे है? खजूराहो विलेज में। अब ये आता कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब आपको अगर खजूराहो टेम्पल देखने जाना है तो आपको मध्य प्रदेश की टिकट कटवानी पड़ेगी। वहां से आपको छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको खजूराहो विलेज में जाना पड़ेगा। इस तरीके से याद करो तो आपको याद हो जाएगा। खजूराहो वॉज कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड। में सब बोला नहीं जा रहा है, बुंदेलखंड आप बोल लेना, बुंदेलखंड, शायद बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंडेला राजपूतों ने खजूराहो को अपना कैपिटल बनाया हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 80 टेम्पल है, अभी 25 टेम्पल बचे हुए हैं। टोटल टेम्पल कितने थे? 80, अब कितने बचे हुए हैं? 25। ऑल ऑफ द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेनाइट स्टोन। ये जो सारे टेम्पल है किससे बनाए गए हैं? ग्रेनाइट वाले स्टोन से। मोस्ट ऑफ टेम्पल आर शिवा टेम्पल। तो आपको क्या क्या याद रखना है?
पहले आपको अगर खाजुराहो जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश की टिकट कटवानी पड़ेगी, वहां से आप छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, वहां से आप खजुराहो विलेज के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। आप जब यहाँ पे पहुंचोगे तो आपको वहां के लोकल लोगों ने बोला कि ये बुंदेलखंड के चंदेला राजपूतों ने इस विलेज को, इस शहर को अपना कैपिटल बनाया हुआ था। आप वहां पे पहुंचे तो वहां पे आपको पता चला कि यहाँ पे टोटल 80 टेम्पल थे, अब बचे हैं कितने, 25। ज्यादातर टेम्पल यहाँ पे शिव भगवान के टेम्पल थे, और जो भी टेम्पल बनाए गए हैं वो ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। आप अगर इस चैप्टर को इस तरीके से याद नहीं करोगे तो लंबे समय में भूल जाओगे, इसीलिए मैं जिस तरीके से याद करवाता जा रहा हूँ आप भी याद करो, एनर्जी में बैठो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फतेहपुर सीकरी। अब हम लोग फतेहपुर सीकरी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फतेहपुर सीकरी अगर आपको जाना है तो आपको यूपी के आगरा में जाना पड़ेगा। यूपी के आगरा में जब आप पहुंचोगे तो वहां से 26 माइल अवे जाना पड़ेगा। आपको अगर फतेहपुर सीकरी में जाना है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, वहां से आगरा जाना पड़ेगा, आगरा से 26 माइल दूर जाना। 26 माइल बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चे किलोमीटर या मीटर लिख देते हैं, आपको क्या लिखना है कि आगरा से 26 माइल दूर। क्लियर है, आगे देखते हैं। अकबर फाउंडेड दिस सिटी इन मेमोरी ऑफ सूफी सैंड शेख सलीम चिश्ती। बाप रे इतना बड़ा नाम है यार, आप देख लेना। सूफी सैंड शेख सलीम चिश्ती की याद में इस सिटी को बनाया था। किसने बनाया था, अकबर भाई ने बनाया था। आगे देखते हैं, अकबर मेड फतेहपुर सीकरी सिकरी एज इट्स ओन कैपिटल सिटी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाया था, मतलब जब वो राज कर रहा होगा तब उसने अपना कैपिटल क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी को बनाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीकरी स्टार्टेड इन 1569 AD was completed in 1572। कब बनना शुरू हुआ था, 1569 में, बन के कब तैयार हो गया, 1572 में। बुलंद दरवाजा इज द ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो एंट्रेंस है वहां पे एक दरवाजा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलंद दरवाजा। इसकी जो विड्थ है वो 41 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा गेट माना जाता है इसको। अगर इसको रिवाइज करना है तो कैसे करोगे, अगर आपको फतेहपुर सीकरी को याद करना है तो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से अपने दिमाग में डालो। अगर आपको फतेहपुर सीकरी पहुंचना है तो आपको यूपी जाना पड़ेगा, वहां से आगरा जाना पड़ेगा, वहां से आपको फतेहपुर सीकरी के लिए निकलना पड़ेगा। अकबर ने इस सिटी को बनवाया था, अकबर ने इस सिटी को अपना कैपिटल बनवाया। अकबर ने इस सिटी को बनवाने का काम 1569 में चालू किया, बंद कब हुआ इसका काम, 1572 में। यहाँ पे एक दरवाजा है जिसको हम लोग बोलते हैं बुलंद दरवाजा, उस दरवाजे की चौड़ाई है 41 मीटर, ऊंचाई है 50 मीटर की। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेट वाला दरवाजा है। मतलब मैंने क्या बोला मुझे भी समझ में नहीं आया, बट आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हो गया पूरा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते जाएंगे। वेयर इज द हुमायूं टोम्ब सिचुएटेड, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हुमायूं टोम्ब कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। हुमायूं टोम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में है। किसने बनवाया था, मुगल्स ने बनवाया था। किस स्टाइल में बनवाया था, मुगल आर्किटेक्चर। हुमायूं टोम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में है। किस स्टाइल में बना था, मुगल आर्किटेक्चर में बना था। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, किसके लिए बनवाया गया था, हुमायूं के डेथ के बाद क्या बनवाया गया था, हुमायूं टोम्ब। हुमायूं के डेथ के बाद क्या बनवाया गया था, हुमायूं टोम्ब। इट वॉज बिल्ड बाई हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम। किसने बनवाया था, क्वीन हमीदा बेगम ने। किसने बनवाया था, क्वीन हमीदा बेगम ने। कौन थी ये, हुमायूं की वाइफ थी। कौन थी ये, हुमायूं की वाइफ थी। दिस tomb was made in the Iranian style of art। जैसे सपोज करो अमेरिका के कारीगर यहाँ पे आके कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये अमेरिकन कारीगरी है। वैसे ही ईरान के आर्टिस्टों ने हुमायूं टोम्ब को बनवाया नहीं था, उन लोगों ने बनाया था। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट के तरीके से क्या बना है, हुमायूं टोम्ब बना है। मतलब ईरान के कारीगरों ने, ईरान में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बनते होंगे उसी तरीके के स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल लेके बेस बना के बनाया गया हुमायूं टोम्ब। आगे देखते हैं, रेड एंड व्हाइट स्टोन वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया है, रेड और व्हाइट स्टोन। अब इसको याद कर लेते हैं। तो हुमायूं टोम्ब है कहाँ, दिल्ली में है। किस आर्किटेक्चर में बना है, मुगल आर्किटेक्चर में बना है। किसने बनवाया था, हमीदा बेगम ने बनवाया था। कब बनवाया था, हुमायूं के डेथ हो जाने के बाद। हमीदा बेगम कौन थी, हुमायूं की वाइफ थी। उसके बाद इसको किस स्टाइल में बनाया गया है, ईरानियन स्टाइल में बनाया गया है। उसके बाद इसको बनाने के लिए रेड और व्हाइट मार्बल का या स्टोन का यूज किया गया है। आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है, डिस्कस द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। हमको सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में बताना है। तो ये है कहाँ पे, ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ पे है, ओडिशा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है।
अगर आगे देखेंगे तो द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ चैरियट ऑफ अ सन गॉड ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। ये जो टेम्पल है किस तरीके से बनाया गया है, सूर्य भगवान के रथ के तरीके से ये टेम्पल बनवाया गया है। सूर्य भगवान जिस रथ पे बैठते हैं उसी को बेस बना के इस टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो वही लिखा हुआ है कि इसका जो शेप है वो चैरियट ऑफ अ सन गॉड ड्रिवन बाय 7 हॉर्स। सपोज करो सूर्य भगवान एक रथ में बैठे हैं और वो रथ को चला रहे हैं या चला ही रहे होंगे, जिस तरीके से उनका रथ दिख रहा है उसी तरीके से टेम्पल बनाई गई है, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हैज 12 मैसिव व्हील, है ना। ये जो टेम्पल बनाया गया है तो आजू बाजू इसके 12 व्हील्स हैं। इस टेम्पल के स्ट्रक्चर में इसके आजू बाजू 12 मैसिव व्हील्स हैं। आगे देखते हैं 12 मैसिव व्हील्स प्रोवाइड ब्यूटी टू द बेस ऑफ द टेम्पल। ये जो 12 मैसिव व्हील्स हैं ये इस टेम्पल की सुंदरता को बहुत बढ़ा रहे हैं। आगे देखें 12 व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ। ये जो 12 व्हील्स हैं मंदिरों के अंदर ये ऐसे फोकट में नहीं बनाए गए हैं, ये जो 12 व्हील्स हैं ये 12 महीने को डिनोट कर रहे हैं। समझाया। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या है कि सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, मैं याद करवा देता हूँ। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आपको देखना होगा तो आपको उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये टेम्पल चैरियट शेप में है, यानी रथ के शेप में है। वो रथ चला कौन रहे हैं, वो रथ चला रहे हैं सूर्य भगवान, है ना। अब आप जब और आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि टेम्पल के आजू बाजू 12 मैसिव व्हील्स हैं। अब ये जो 12 मैसिव व्हील है ये बेस प्रोवाइड कर रहे हैं उस टेम्पल को। ये जो 12 मैसिव व्हील्स हैं ये ईयर के 12 मंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी हो गया। अब जो क्वेश्चन है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अजंता केव्स, आपको अजंता की गुफाओं के बारे में बताना है। यहाँ पे देख लो मैं वापस से बोल देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग लाइन इसमें भी लिखी है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये सेम स्टार्टिंग लाइन लिखना है इस चैप्टर के अंदर। आगे देखो अगर आपको अजंता की केव में जाना है तो आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। अजंता की केव देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां टोटल 29 केव्स हैं। वहां पे जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो केव हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक पेंटिंग वाली केव्स हैं और एक स्कल्पचर वाली केव्स हैं। कुछ केव्स में जाओगे तो आपको पेंटिंग बनी हुई दिखेंगी, केव्स के अंदर आप जाओगे तो आपको स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप आगे बढ़े तो अजंता केव आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इनिशियल बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तुशास्त्र, आर्ट ऑफ पेंटिंग और स्कल्पचर। जब आप आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट रिलीजन के वास्तुशास्त्र के आर्ट देखने को मिले, यहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग देखने को मिली और यहाँ पे बहुत सारा स्कल्पचर यानी मूर्ति टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अजंता आर्ट वर्क आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका आर्ट फेमस है। इजी लाइन है मैंने लिख दी, आपका आंसर भी बड़ा हो गया। केव्स ऑफ अजंता आर लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये हेरिटेज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे काफी आसान चीजें मैंने लिख दी है, आपका आंसर बहुत बड़ा होगा उसके अंदर, किसके टेक्स्ट बुक के अंदर, बट मैंने बहुत शॉर्ट में और इस तरीके से लिखा है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अब आता है छठा क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। जैसे कुतुब मीनार का मैं नाम लेता हूं तो आप लोग कुछ उल्टा ही समझते होंगे। यहाँ पे देखो कुतुब मीनार है कहाँ पे, दिल्ली में। इसको क्या बोला जाता है, स्काई स्क्रैपर। कितना बड़ा स्काई स्क्रैपर है, 7.5 मीटर इसकी हाइट है। इसको क्या बोला जाता है कुतुब मीनार को, स्काई स्क्रैपर। कितना बड़ा है ये, 7.5 मीटर टॉल है ये। आगे देखेंगे तो रेड मार्बल से बनाया गया है, इसको रेड स्टोन और मार्बल से बनाया गया है। और आगे देखेंगे तो जो इसका बेस है यानी नीचे का पार्ट है वो 13.75 मीटर गोल में, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 13.75 मीटर का। जो इसका टॉप है वो कितना सर्कमफेरेंस है उसका, 2.75 मीटर का। मतलब नीचे की गोलाई 13.75 है, ऊपर की गोलाई 2.75 है। नीचे से चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है, नैरो है। नीचे से ज्यादा चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है। तो ब्रॉड है नीचे से, ऊपर से नैरो है। इस तरीके से याद रखो, इजीली याद हो जाएगा, काफी इजी लाइन है सारी। इट इज द टॉलेस्ट स्टोन मिनारेट इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा स्टोन मिनारत या मीनार है ये। समझ में आया। तो मैंने काफी इजी लाइन इसके अंदर लिखी हुई है, आप ऐसे ही इतना ही पॉइंट लिखना, आपका आंसर पूरा दिखेगा और मार्क्स मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया इतना ज्यादा पॉइंट क्यों लिखे हैं, देखो मैंने पॉइंट काफी इजी लिखे हैं इसीलिए मैंने इतना बड़ा आंसर दिया, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसको सेम इतना ही लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब जो क्वेश्चन है कि इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एशियंट टाइम, इंडिया को प्राचीन भारत से ही पिलग्रिमेज प्लेस की भूमि बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो द जर्नी ऑफ चार धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंगा इंक्लूड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और
जगन्नाथपुरी। यहाँ पे मैंने इंडिया के पिलग्रिमेज प्लेस की कुछ लिस्ट बना दी है। पहला मैंने क्या बोला कि 12 ज्योतिर्लिंगा इंक्लूडेड बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और जगन्नाथपुरी। आगे देखो, मोर ओवर द पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ एंड अमरनाथ यात्रा आर अमंग द इम्पोर्टेंट। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज चीजें हैं। गिरनार, शतरंजिया प्रदक्षिणा, शतरंजिया प्रदक्षिणा, देखो हार्ड कितना है ये वर्ड, आप स्पेलिंग याद कर लेना। एंड नर्मदा प्रदक्षिणा। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने इनका लिस्ट बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा टफ है, आप इसकी स्पेलिंग भी देख लेना और एक दो बार प्रोनाउंस करना, एक दो बार रिपीट में बोलना, तो दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिस्ट ही बनानी है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, बट ये बता सकता हूँ कि इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अहमदाबाद कुड बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी। हमको अहमदाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है ये बताना है। अहमदाबाद कुड बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी, मैंने आपके आंसर को बड़ा करने के लिए ये पॉइंट डाल दिया है। द मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अहमदाबाद आर, तो अहमदाबाद के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, रोजा ऑफ सरखेज, कनकरिया या कानकरिया लेक, सेकिंग मीनारेट, उसके बाद सिद्दी सैयदनी जाली। फिर आगे देखते हैं कि और क्या क्या है अहमदाबाद के अंदर। तो टेम्पल ऑफ हाथी सिंह एंड द मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती, ये सारी चीजें अहमदाबाद के अंदर है और ये सारी चीजें ही अहमदाबाद को हिस्टोरिकल सिटी बनाती हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बस ये बता सकता हूँ कि ये सारे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। आंसर कैसे लिखना है वो मैंने बस आपको बता दिया है, आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में याद करना पड़ जाएगा। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ताजमहल, आपको ताजमहल के आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बताना है कि ताजमहल कैसे बना है। अब यहाँ पे आंसर देखो कि ताजमहल है कहाँ? यमुना नदी के किनारे आगरा में, यूपी में। यूपी के यमुना नदी के आगरा में है। यूपी के यमुना नदी के किनारे आगरा में है क्या? ताजमहल। इस तरीके से याद रखो। आगे, द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब लाइन मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपका आंसर भी बड़ा हो सके। तो ताजमहल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई मुगल किंग शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज की याद में बनवाया था। इसका जो काम था वो चालू हुआ था 1631 में और बंद कब हुआ था काम? 1653 में, मतलब 22 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। अब ये तो नीचे की लाइन लिखी है, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना 2-3 बार, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक के अंदर से आपको ये सेम लाइन दे देगा और बोलेगा बताओ ये किसके बारे में है। तो आप जान जाना कि ताजमहल के बारे में। ये कोट्स है, उसी कोट्स के ऊपर आपको ताजमहल का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से लिखा इसी तरीके से लिखना, हम ज्यादा स्टंट मारने की कोशिश मत करना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखना कि राइट अ नोट ऑन प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। आपको गुजरात के कल्चर हेरिटेज के बारे में बताना है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत स्मार्टली मैंने जूनागढ़ टाइटल दे दिया, अहमदाबाद टाइटल दे दिया और पाटन का टाइटल दे दिया। मैंने ये टाइटल दिया, मैं आंसर कैसे बना रहा वो ध्यान दो। तो जूनागढ़ हैज अ स्टोन इंक्रिप्शन फ्रॉम एम्परर अशोका एंड बुद्धिस्ट केव इन खापरा कोरिया। खापरा कोरिया स्पेलिंग देख लेना, शायद मैंने गलत लिखा हुआ है। मैंने जूनागढ़ के बारे में बता दिया कि जूनागढ़ में क्या क्या मिल रहा है। फिर अहमदाबाद में, आपने ऊपर अहमदाबाद का तो पढ़ा ही, वहीं से मैंने 2 लाइन उठा ली। आप इसके अंदर ये देखो कि आंसर मैंने कैसे बनाया, ये आप ऊपर पढ़ चुके हो सब। पाटन के अंदर, तो पाटन इज फेमस फॉर रानीनी वेव, रुद्र महल्या एंड सासरलिंगा लेक। ये चीजों के लिए आपका पाटन फेमस है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना, ये भी आपको याद करना पड़ जाएगा। थोड़ा सा शांति रखो, वीडियो को पॉज करो, ये चीजें याद कर लो। अगर भूख लगी है तो चाय कॉफी पी लो या कुछ खा लो, बट याद कर लो आज का काम अभी कर लो, वरना बाद में और बोर मारेगा और आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। आगे देखते हैं, राइट अ नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे मेरे को बताना है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के बारे में। तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली ऑब्वियसली दिल्ली में होगा। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कब बनना शुरू हुआ था? 1638 के अंदर। किस मार्बल से या किस स्टोन से बना हुआ है? तो रेड स्टोन से बना हुआ है। इजी लाइन है, रेड स्टोन से बनाया गया है, बट किस स्टाइल में? तो मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इट हैज 2 मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस विद ब्यूटीफुल आर्क एंड 2 डोम्स। यहाँ पे 2 मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस है और 2 डोम्स हैं। हर साल 15 अगस्त के दिन यहाँ पे हमारे फ्लैग होस्ट किया जाता है। रेड फोर्ट इज एन आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग इन द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग है। मैंने ज्यादा आपको इसको डीप में समझाया नहीं क्योंकि आप सब लोग रेड फोर्ट के बारे में जानते ही हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल आपको 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। अभी भी अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना। इस वीडियो के अंदर मेरा यही मकसद था कि आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं। जब आप चैप्टर खोलोगे तो बहुत ज्यादा लाइनें आपको चैप्टर में दिखेंगे कि एक क्वेश्चन का
आपको 12-12 13-13 पॉइंट दिया हुआ है, बट आप 12-12 13-13 पॉइंट 2 मार्क्स में तो लिखोगे नहीं। तो बस मेरा यही बेस था कि किस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर के अंदर आंसर लिखना सिखा दूं। क्वेश्चन क्या आएगा वो बता दिया, आंसर कैसे लिखना है वो बता दिया, बस यही मेरा मकसद था। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपका ये चैप्टर करवाने की कोशिश पूरा करूंगा। 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर अब हम लोग चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 के अंदर से पहला जो सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज मीन बाय बायो रिजर्व जोन। बायो रिजर्व जोन क्या होता है उसके पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया वाइल्ड लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड यूनिक इन द वर्ल्ड। ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है, आपको याद रख लेनी है, और इसी लाइन को आप सारे आंसर के अंदर लिखोगे जो इस चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है, देखो सेकंड में भी मैंने लिखा हुआ है, थर्ड के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये कॉमन लाइन है जिसकी वजह से आपको मालूम है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा और आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन के अंदर की बायो रिजर्व जोन होता क्या है। बायो रिजर्व जोन इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म। कोई भी जोन अगर इंटरनेशनल रूल के हिसाब से बन रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बायो रिजर्व जोन बोलेंगे। आगे देखते हैं, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोटेक्ट एनी फिजिकल रीजन और कल्चर डाइवर्सिटी। यहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी को भी बचाना है और फिजिकल चीजों को भी बचाना है, तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, बायो रिजर्व जोन बनाते हैं। आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा बट अभी आगे आपको समझाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। वेजिटेशन खतरे में, इंसेक्ट्स खतरे में, एनिमल खतरे में, लैंड खतरे में, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल खतरे में है, तो वहां क्या बनाना पड़ता है, बायो रिजर्व जोन बनाना पड़ता है। आसान सी भाषा में याद रखो कि वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, एनिमल, लैंड और लाइफ स्टाइल खतरे में होगा तो वहां पे क्या बनता है, बायो रिजर्व जोन बनता है। किस रूल के अकॉर्डिंग बनता है, तो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग बनता है। क्या क्या बचा रहे हो आप, वहां की फिजिकल रीजन को बचा रहे हो, कल्चर डाइवर्सिटी को भी बचा रहे हो, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। कौन कौन सी, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, एनिमल, लैंड, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। आगे देखते हैं, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड हियर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे रिसर्च करने की और ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब आप बोलोगे कि भैया आप ये क्या बातें बोल रहे हो, सपोज करो वहां पे सब चीज खतरे में है, इंसान हो, जंगल हो, जानवर हो, मच्छर हो, सब कुछ खतरे में है, तो हमको जानना होगा कि वो खतरे में क्यों है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिसर्च। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि सारी चीजें सही हो जाए। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्सटर्नल मूवमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे आपको बायो रिजर्व जोन का आंसर हो गया पूरा। सेकंड में देखते हैं, राइट अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वाइल्ड लाइफ जो खत्म हो रहा है उसके बारे में हमको आंसर लिखना है। पुराने टाइगर्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट इंडिया इन लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में पूरे इंडिया में टाइगर्स देखने को मिलते थे। टुडे द टाइगर इज फाउंड ओनली एमपी एंड वेस्ट बंगाल। आज के टाइम पे एमपी और वेस्ट बंगाल में ही टाइगर देखने को मिलते हैं। पैंथर इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पैंथर खत्म हो चुके हैं इंडिया के जंगलों से। चीता इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन इंडिया। चीता भी ऑलमोस्ट खत्म हो गए इंडिया के अंदर से। मैनी बर्ड स्पीसीज इजिली सीन इन इंडिया, फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। बहुत सारी चिड़ियों की प्रजाति इंडिया के अंदर देखने को मिलती थी, वो भी खत्म हो गए। लास्ट में लिखा है, अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट इट सीरियसली। ये जो लाइन लिखी है ना, इसी लाइन ने आपके इस आंसर की एंडिंग देके पूरे आंसर को पूरा किया है। आंसर क्या था कि अब हमको देखना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ कैसे खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि टाइगर पहले पूरे इंडिया में मिलते थे, अब एमपी और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। पैंथर खत्म हो गए हमारे जंगल से, चीता खत्म हो गए हमारे जंगल से, बहुत सारे बर्ड्स खत्म हो गए। तो अब समय आ चुका है कि हमें सोचना पड़ जाएगा। ये लाइन की वजह से ये पूरा आंसर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से भी आपको आंसर बनाना है और इजीली याद रखना है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट प्रोजेक्ट डिस्क्राइब द एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये पूरा आंसर है। स्टार्ट कैसे करोगे, आप बेस लाइन से स्टार्ट करोगे। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1992 में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एलिफेंट को बचाना। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 26 ऐसे जोन है जहां पे एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू है। अब यहाँ पे देखो, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट लगाया गया तो जो इनके नंबर्स है यानी एलिफेंट के नंबर है वो बढ़ने लगे। याद रखने के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया था। मकसद क्या था, एलिफेंट्स को बचाना। आज के टाइम पे 26 जगह पे ऐसा है जहां पे ये प्रोजेक्ट चालू है। अगर आप इस तरीके के प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चालू करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एलिफेंट के नंबर्स बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज नेशनल पार्क। स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्टिंग लाइन से। उसके बाद इन कंपैरिजन विद अ सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। सेंचुरी के कंपैरिजन में यहाँ पे और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटेक्शन दिया जाता है। मोर देन वन इकोसिस्टम इज इंक्लूडेड हियर। इसका ये मतलब है कि एक इकोसिस्टम से ज्यादा चीजों को यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर जंगल और जानवर दोनों खतरे में हो गए तो वहां पे हम लोग बनाएंगे क्या, नेशनल पार्क बनाएंगे। ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ पे आप अपने जंगली जानवरों को, यहाँ पे आप पालतू जानवरों को ले जाके चरवा नहीं सकते हो, टोटली बैन होता है नेशनल पार्क में। द मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड हियर। यहाँ पे आप एज अ टूरिस्ट भी घूमने नहीं जा सकते हो।
इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड ओनली वन सिंगल स्पीसीज। मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर सपोज करो एक जंगल के अंदर टाइगर है, अगर टाइगर खतरे में होगा तो वहां पे हम नेशनल पार्क नहीं बनाएंगे। टाइगर भी खतरे में, चीता भी खतरे में, पैंथर भी खतरे में, एलिफेंट भी खतरे में, इतने सारे जानवर खतरे में है, तो हमको वहां पे क्या बनाना पड़ता है, नेशनल पार्क बनाना पड़ता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में आने से फॉर्मेशन होता है। ये वाला भी आंसर आपका हो गया पूरा। स्टेट द रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक लाइन से। उसके बाद देखो आपको वुड का जो यूजेज है उसको रिड्यूस कर देना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा किस बारे में, कि वुड का ऑप्शन क्या है। सपोज करो आप घर के अंदर खाना बनाते थे लकड़ियों से, अब आप किससे बनाने लगोगे, गैस का इस्तेमाल करके। तो रिसर्च करना पड़ेगा वुड को रिप्लेस करने के लिए, तभी आपके जंगल भी बचेंगे। पीपल शुड यूज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायो एनर्जी। वुड की जगह पे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायो एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बट अभी इतना याद रखो कि हम वुड की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायो एनर्जी। हमको ट्री को काटने पे बैन लगा देना चाहिए। इको टूरिज्म को, फॉरेस्ट को डैमेज करने से बचाना चाहिए। हमको अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोकल पीपल के अंदर, जो भी जंगल के आसपास रहते हैं उन पीपल्स के अंदर हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि जंगल को बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे हमको स्कूल और कॉलेज में सिखाना चाहिए कि जंगल को कैसे बचाया जाता है। हमको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाना चाहिए कि जंगल को कैसे बचाया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो हमारे देश का जंगल बचा रह जाएगा। आगे देखते हैं आप क्या क्वेश्चन पूछा है। स्टेट द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवर क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों उनकी डेथ हो रही है, उसके बारे में जानना है। स्टार्ट कैसे करोगे, बेसिक लाइन से। उसके बाद देखो द वाइल्ड एनिमल आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट। हम जैसे लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं और जानवरों को खतरे में लेकर आ रहे हैं। Destruction of forest is the most responsible reason for the wildlife extinction। हम जो जंगलों को खत्म कर रहे हैं तो हम लोग जंगली जानवर को भी इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर हेयर, स्किन, बोन्स और नेल। जंगली जानवरों के हेयर, स्किन, बोन्स और नेल्स के लिए जो हम उनको मार रहे हैं उसकी वजह से भी वो खत्म होते जा रहे हैं। मैनी एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे आर किल्ड टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक मेडिसिन। ऑर्गेनिक मेडिसिन को पाने के लिए भी जंगली जानवरों को मारा जाता है। फॉरेस्ट फायर किल मैनी एनिमल्स। जंगल में जब आग लगती है उसकी वजह से भी बहुत सारे जंगली जानवरों की डेथ हो जाती है। माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो रीजन फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। सपोज करो जंगल के अंदर हमको कोल मिला और हम लोग जाके वो कोल निकालने लगे, जिसकी वजह से हम जंगल भी खत्म कर देंगे, जानवरों को भी मार देंगे। तो माइनिंग की वजह से भी जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, वुड और ग्रेजिंग। जंगलों के ऊपर हम इतने डिपेंड हो गए, किसके लिए, फ्यूल के लिए, फूड के लिए और अपने पालतू जानवरों को चरवाने के लिए, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जंगल और जंगली जानवर दोनों को खतरे में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आंसर भी आपका पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक जो सवाल है उसके ऊपर आप ध्यान देना। अ टाइम हैज कम फॉर अस टू थिंक अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हमको ये सोचने की जरूरत आ गई है कि हमारे जो जंगली जानवर है वो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। इसका जो ये आंसर है, ये आंसर आपने यहाँ पे देखा हुआ है। कहाँ पे देखा हुआ है, ये रहा उसका आंसर। ये सेम ही आंसर है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि बोर्ड ने वही सेम क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया है। वीडियो को पॉज करना, वो वाला क्वेश्चन देखना और ये वाला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन अलग है बट आंसर सेम ही आएगा आपका। आगे देखो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जब हम लोग जंगल को खत्म करें उसका इफेक्ट क्या आएगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, बेस लाइन से करेंगे। अगर आप जंगल को खत्म कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा, कम रेनफॉल देखने को मिल रहा है, जंगली जानवरों का घर खत्म हो जा रहा है, जंगली जानवर खुद खत्म हो जा रहे हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप जंगल खत्म करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश कम हो रही है, जंगली जानवर अपना घर खो दे रहे हैं, जंगली जानवर खत्म हो जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है अगर हम जंगल को खत्म कर रहे हैं। तो ये आंसर भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताना है, बट किसके अकॉर्डिंग बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, बेस लाइन से। फिर आप यहाँ पे एक टाइटल डालोगे, क्या, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। सेम इसी तरीके से लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन आंसर इतना ही था, बट मैंने आपका ये आंसर बड़ा करके दिया जिससे आंसर अट्रैक्टिव और लंबा दिख सके। आगे आ जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय सेंचुरी। इस सवाल का आंसर भी आप कैसे दोगे, पहले बेस लाइन लिखोगे। अब सेंचुरी क्या होती है वो जानते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश अ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट यूनिक
सब स्पीसीज, इसको जानना हो तो आप दो लाइन में भी लिख सकते हो कि सेंचुरीज को बनाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? किसी भी सिंगल प्रजाति के जानवर को बचाने के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे कि सब स्पीसीज को बचाने के लिए जंगल के अंदर जो चीजें बनती है हम लोग उसको बोलेंगे सेंचुरी। इस तरीके से याद रखो तो भी आपको याद रह जाएगा। एक जानवर को बचाना है तो हम क्या बनाएंगे, सेंचुरी बनाएंगे। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आगे देखो, ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट विद इन सर्टेन लिमिट, यहाँ पे इंसान जा सकता है। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द ऑथोरिटी, ग्रेजिंग कैन बी प्रैक्टिसाइज ऑन डोमेस्टिक एनिमल। परमिशन अगर आपके पास है, यानी गवर्नमेंट ने वहां पे परमिशन दी हुई है, तो आप अपने पालतू जानवरों को ले जाके यहाँ पे चरवा भी सकते हो। किसके अंदर? सेंचुरी के अंदर। ये सारे हमारे देश के सेंचुरी के नाम है, जिसको आप याद कर लेना और आपके आंसर को और स्ट्रॉन्ग बना लेना। देखो आंसर जो यहाँ पे था इतना छोटा सा था, मैंने एक लाइन ऐड की जिसकी वजह से उसका लेंथ बढ़ गया, और आपको ये कॉमन लाइन तो याद ही रख लेनी है जिसकी वजह से आपका आंसर बड़ा ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, वेयर वर द टाइगर फाउंड इन गुजरात। सवाल यह है कि गुजरात के अंदर टाइगर्स कहाँ कहाँ फाउंड किए जाते थे। आप स्टार्ट कैसे करोगे? बेसिक लाइन से स्टार्ट करोगे। शुरुआती दौर में गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में, गिरनार में, रेन ऑफ कच्छ में और बर्डा हिल्स में भी आपको टाइगर देखने को मिलते थे। फिर इधर अंबाजी और पंचमहल एंड डांग के अंदर भी टाइगर्स देखने को मिलते थे। तो इसका जो आंसर है वो इतना छोटा सा ही है, बट आपने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो इसमें लेंथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखो यहाँ पे, डिस्क्राइब वेरियस प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसका आंसर कैसे लिखोगे? बेस लाइन से। आपको ये पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आपने एक बेस लाइन लिखी, इस तरीके का टाइटल डालना, और ये सारे प्रोजेक्ट चालू किए गए थे किसके लिए? जंगली जानवरों को बचाने के लिए। इतना लिखोगे आपका आंसर पूरा हो गया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाओ, स्टेट द रेमेडीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। शुरू कैसे करोगे? शुरू करोगे आप बेस लाइन से, उसके बाद आप इस तरीके का टाइटल डालोगे और यहाँ पे आंसर लिखोगे कि हमको डोमेस्टिक एनिमल्स को रिजर्व्ड एरिया में चरवाने नहीं भेजना चाहिए। मतलब जो भी फॉरेस्ट रिजर्व्ड एरिया में आता है, मतलब प्रोटेक्टेड जगह पे आता है, वहां पे हमको जानवरों को चरवाने नहीं भेजना चाहिए, वरना जंगली जानवर खतरे में आएंगे। हमको बैन कर देना चाहिए हंटिंग को। अब जो भी इलीगल तरीके से हंटिंग कर रहा है उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो भी इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहा है उसको बैन कर देना चाहिए। टूरिस्ट को ऐसा सिखाना चाहिए कि वो जंगल को जाके हार्म ना करे। सोसाइटी के अंदर हमको अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि हम जंगली जानवरों को भी बचाए, जंगल को बचाए, दोनों चीजों के लिए। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। किस तरीके से? कि हमको डोमेस्टिक एनिमल को रिजर्व एरिया के अंदर चरवाने नहीं भेजना चाहिए, हंटिंग को बैन कर देना चाहिए, जो भी इलीगल तरीके से हंटिंग कर रहा है उनको पनिशमेंट देना चाहिए, इलीगल माइनिंग को रोक देना चाहिए, टूरिस्ट को हमको समझाना चाहिए कि वो जंगल को हार्म ना पहुंचाए, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो हमारा जंगल और जंगली जानवर दोनों बच जाएंगे और हमारा आंसर भी हो जाएगा पूरा। आगे देखते हैं, स्टेट द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो आंसर है ये आपने पहले ऊपर पढ़ लिया है, बट यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सवाल जो है रिपीटेड भी आपको पूछ लिया जा रहा है, तो ध्यान देना इस सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 भी पूरा करवा दिया है। अगर आपको इसके अंदर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये सब। अब हम लोग 2 मार्क्स की सीरीज के अंदर चैप्टर 12 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है? नेम द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लाइन लिख के रखी हुई है कि इंडिया इज रिच इन वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स विच आर एसेंशियल टू द कंट्रीज इकोनॉमिक। ये कॉमन लाइन है। आप अगर हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ये कॉमन लाइन को याद करें ना, पूरे चैप्टर के अंदर इसी कॉमन लाइन को हम लोग यूज करेंगे, जिससे आपके आंसर की लेंथ बढ़ेगी और आपका आंसर जो है वो प्रोफेशनल लगेगा। वही सवाल क्या है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम देने हैं। देखो, एनर्जी रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मैंने ये भी लाइन लिख के रखी हुई है, अभी बताता हूं क्यों। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल एंड टाइडल या टिडल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये रहे, इतना ही आंसर था। इसीलिए ये सारी लाइनें मैंने यहाँ पे ऐड की जिससे आपका आंसर बड़ा हो सके। आपका जो सवाल था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल एंड टाइडल या टिडल एनर्जी, है ना। तो इतने में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलता, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजों को लिखा ताकि आपका आंसर बड़ा और प्रोफेशनल लग सके। आगे देखते हैं, स्टेट द यूज ऑफ मैंगनीज। क्या बताना है आपको? मैंगनीज का यूज बताना है। स्टार्ट कैसे करोगे? कॉमन लाइन से। उसके बाद इट इज मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन। आयरन के अंदर अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो क्या बनता है? स्टील बनता है। आगे देखो, व्हेन मैंगनीज इज मिक्स विथ इट स्टील रेल्स एंड रॉड्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग आयरन के अंदर
मैंगनीज को मिलाते हैं जो जो रॉड बनता है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाता है। इन अदर यूज आर इन केमिकल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, ड्राई बैटरी सेल्स एंड टाइज। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, ड्राई बैटरी सेल्स बनाने के लिए और टाइज बनाने के लिए भी मैंगनीज का यूज किया जाता है, मैंगनीज। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द लेदर, ग्लास, मैच बॉक्स एंड फोटोग्राफी इंडस्ट्री। मैंगनीज का यूज लेदर, ग्लास, मैच बॉक्स और फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो एडवांटेजियस फॉर यूटेंसिल्स मेड ऑफ चाइना क्ले एंड कलर्ड ब्रिक्स। चाइना क्ले बर्तन बनाने के लिए भी मैंगनीज का यूज किया जाता है। तो मैंने इस तरीके से आपका आंसर लिख दिया है, देखो कितना आसान है और इजीली याद हो जाएगा। फिर बोर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर पूछ लेगी कि नेचुरल गैस और बायोगैस के बीच का डिफरेंस बताओ। तो आपको यहाँ पे भी शुरू करना है किससे, बेस लाइन से। उसके बाद नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। मिनरल ऑयल जहां पे मिलता है वहीं से हमको नेचुरल गैस मिलता है, ये पहला आंसर हो गया। वेस्ट एग्रीकल्चर मटेरियल, मोलेसेस, other vegetations, dung and human excrement are used to produce biogas। जो भी वेस्ट है, कौन कौन सा वेस्ट है, गन्ने के छिलके का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, सड़ी हुई सब्जी हो गया, गाय का या किसी का भी गोबर हो गया, इंसान की टट्टी हो गई, ये सारी चीजों से आप मिला के जो बनाते हैं वो क्या बनता है, बायोगैस या फिर गोबर गैस। अब देखो, इट इज कन्वेंशनल एनर्जी, इट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कमर्शियल बेसिस पे यूज होता है, नॉन कमर्शियल बेसिस पे, मतलब इस एनर्जी को बेचा जा सकता है, इस एनर्जी को बेचा नहीं जा सकता है। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड रन व्हीकल। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है और व्हीकल को चलाने में यूज हो रहा है। ये डोमेस्टिक यानी खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर दो, इतना लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं, द मॉडर्न एज इज नॉन एज मिनरल एज। मॉडर्न एज को मिनरल एज क्यों कहा जाता है, ये बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करेंगे बेस लाइन से, उसके बाद देखो, टुडे ऑल इक्विपमेंट इज मेड फ्रॉम मिनरल। आज जो भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो किससे बनते हैं, मिनरल से बनते हैं। स्मॉल पिन टू लार्ज मशीन्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। छोटा सा पिन बनाना हो या बहुत बड़ी इंडस्ट्री में मशीन बनाना हो, किससे बनता है, मिनरल का इस्तेमाल करके। द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल हैज इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से हमारे दुनिया में इंडस्ट्रीज बनने लगी तब से मिनरल का भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। डेवलप नेशन हैव अचीव सक्सेस बाय द यूज ऑफ मिनरल विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज जो भी देश आगे बढ़ गए हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मिनरल को यूज करने में बहुत बेस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्री आगे बढ़ गई है। इसीलिए बोला जाता है क्या, मॉडर्न एज को मिनरल एज। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। आप इसको भी कैसे स्टार्ट करोगे, बेस लाइन से स्टार्ट करोगे। आपको बोला गया है कि आपको क्लासिफिकेशन बताना है, किसका, मिनरल का। आप इसी तरीके से लिखोगे। तो मिनरल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, एक होता है मेटालिक मिनरल, एक होता है नॉन मेटालिक मिनरल, एक होता है मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। किस पार्ट में यानी कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है मिनरल को, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। अब मेटालिक मिनरल के अंदर जो जो चीजें आती है यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दी है, आप उसको पढ़ लेना, काफी इजी है। मैं आपको इसको पढ़ा के आपके वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाता हूं। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर से भी आपको ऐसे डिफाइन टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो किसको डिफाइन करना है आपको, बॉक्साइट को और लीड को। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि डिफाइन टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टाइटल जरूर डालना है कि आप किसका आंसर लिख रहे हो। अभी देखो, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर से हम लोग को कौन सा मिनरल मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। ये कहाँ पे पाया गया था, फ्रांस में 1921 में लाई बॉक्स के अंदर पाया गया था। कहाँ पे पाया गया था, फ्रांस के अंदर 1921 में लाई बॉक्स के अंदर पाया गया था। ये कैसा होता है, लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, जंग नहीं लगता है और इजीली मैलेबल है। तो ये आपको किसका आंसर बता रहा हूं मैं, बॉक्साइट का आंसर बता रहा हूं। अब लीड के अंदर आ जाओ, लीड ओर इज कॉल्ड गलेना। लीड ओर का दूसरा नाम क्या है, गलेना। ऐसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। इट इज सॉफ्ट हैवी इन वेट। तो लीड कैसा होता है, लीड बोल लो, लेड बोल लो, ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और हैवी इन वेट होता है। इट मेक्स अलॉय, इससे अलॉय बनता है, इलेक्ट्रिक वायर बनता है, वेपन्स में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है, रबड़ बनाने में यूज होता है, बैटरीज को बनाने में यूज होता है। आपका लेड और लीड, जो आपका मन करे वो बोलो, बट आंसर कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे ध्यान दो। 7वां क्वेश्चन क्या है, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ कॉपर। आपको कॉपर के यूज के बारे में बताना है। आंसर कैसे लिखोगे, आप पहले ये बेसिक लाइन लिखोगे, उसके बाद आप देखो क्या लिख रहा हूं मैं, दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन। इंसानों के द्वारा सबसे पहला जो मिनरल यूज किया गया था वो क्या था, कॉपर था। इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी शादी किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ब्रॉन्ज बनाना है तो आपको इसको टीन के साथ मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको
ब्रास बनाना है तो आपको इसको जिंक के साथ मिक्स करना पड़ेगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है, टेलीफोन्स बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में या एयर कंडीशनर बनाने में किसका यूज होता है, कॉपर का यूज होता है। इससे हमको क्या पता चला है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरीके से याद रखो, आपका आंसर भी हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया बहुत स्पीड में जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि आपका सवाल किस तरीके से है, उसका आंसर आप कैसे लिखोगे। आगे अगर देखूं तो व्हाट इज बायोगैस, नेम द बायोगैस प्लांट स्टैब्लिश इन इंडिया या इन गुजरात, सॉरी इंडिया नहीं है गुजरात है। अब यहाँ पे देखो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस बेसिक लाइन से। अब बायोगैस क्या होता है वो मैंने आपको डिफरेंस के अंदर समझा दिया था, तो मैं अभी आपको ये समझाऊंगा नहीं। कहाँ कहाँ गुजरात में पाया जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये पाया जाता है मैथान नियर सिद्धपुर, ये रुद्रताल ऑफ दस क्या दसलोई तालुका, आप देख लेना अहमदाबाद के अंदर है। फिर ये दंतीवाड़ा या दंतीवाड़ा इन बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे 3 जगहों का नाम दिया हुआ है जहाँ पे बायोगैस प्लांट पाए जाते हैं गुजरात के अंदर। प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुझे भी दिक्कत आती है, आपको भी आती है, कोई शर्म की बात नहीं है। स्पेलिंग याद कर लेना, आंसर लिख लेना, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे 9वां सवाल देखो, क्लासीफाई मिनरल इनटू मेटालिक मिनरल। देखो आपको स्टार्ट कैसे करना है आंसर, पहले आपको बेस लाइन लिखनी है। मेटालिक मिनरल के आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना होगा, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, जिसके अंदर मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्स जो मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया हुआ था। तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि ऊपर हमने तीनों पार्ट को देख लिया हुआ है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल और मिनरल यूज एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो आप उसी का आंसर पढ़ोगे, यहाँ पे हो जाएगा, बट आंसर किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पे बस आप देख लो। आगे देखो, स्टेट द यूज ऑफ लाइमस्टोन एंड कॉपर, कॉपर का यूज बताना है और लाइमस्टोन का यूज बताना है। ध्यान रखना मैंने इसका आंसर कैसे बनाया है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, बेस लाइन, उसके बाद लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन बेसिकली यूज होता है सीमेंट के प्रोडक्शन में, वही लिखा हुआ है। फिर आयरन को मेल्ट करने के लिए भी लाइमस्टोन का यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एज अ सोडा एश को रिफाइन करने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और शुगर बनाने के लिए, यानी शुगर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, किसका, लाइमस्टोन का। अब कॉपर, कॉपर का टाइटल डालना, बाकी मैंने कॉपर का आपको बताया हुआ, इस तरीके से लिख देना। देखो यहाँ पे आपको 2 सवाल पूछा था कि कॉपर का यूज बताना है, लाइमस्टोन का, तो मैंने टाइटल डाला दोनों का और 3-3 पॉइंट लिख दिए। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, मालूम है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, पर बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम खराब जाएगा, आपका पेपर छूटेगा। व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टुडे, आज के टाइम पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे पहले आपको बेस लाइन लिखना है, उसके बाद देखो द रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्स इज लिमिटेड, हमारे देश के अंदर जो भी एनर्जी रिसोर्स है उनका जो रिजर्व है वो क्या है, लिमिटेड है। These are the non renewable energy resource, ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे। द रिजर्व ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर फिनिश वेरी फास्ट, जो कन्वेंशनल एनर्जी है मतलब ऐसी एनर्जी है जो खत्म हो जाएंगी, उनके रिजर्व भी बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं। वर्ल्ड फेसिंग प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का यूज करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जैसे हम लोग कोयले का यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो आपको पता है कि कोयला बहुत जल्दी हमारे देश से खत्म हो जा रहा है या हमारी दुनिया से खत्म हो जा रहा है। तो कोयला क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका स्टॉक बहुत जल्दी हमारे दुनिया से खत्म होता जा रहा है। सो द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स विल बी मोर सुटेबल, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का जो स्टॉक है वो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हमारा ध्यान किसके ऊपर जा रहा है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा, क्योंकि द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज दिस आर रिन्यूएबल रिसोर्स। क्यों, क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को बना लेता है, इसी की वजह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की डिमांड बढ़ते जा रही है। आगे देखो, राइट अ नोट ऑन कोल, मैंने बहुत आसान तरीके से ये आंसर आपके लिए बनाया है। पहले आपको बेस लाइन बनानी है, फिर देखो मैंने बहुत आसान लिखा हुआ है, कोल इज फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कोल कैसे बनता है, कार्बनाइजेशन की प्रोसेस से, इतना याद रखो बस। कोल कैसे बनता है, कार्बनाइजेशन की प्रोसेस की वजह से। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। कैसे बनता है, फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एशियन प्लांट दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर एगो, बहुत प्राचीन समय में जो भी पेड़ पौधे जानवर लोग थे उन्हीं के बरीड हो जाने से और उनके सड़ जाने से जो चीज हमको मिल रही है वो क्या है, कोल है। इतना याद रखो, अभी के लिए इतना चलेगा। अब इस आंसर को बड़ा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आपको टाइप्स ऑफ कॉइल बता दिए। आपका ये आंसर भी इस तरीके से लिखोगे तो सही जाएगा। पीट कोल है, लिग्नाइट कोल है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट्स है। अब पीट कोल कैसा होता है, लो क्वालिटी, हाई मॉइस्चर एंड लो कार्बन कंटेंट है इसके अंदर। लिग्नाइट के अंदर सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, वाइडली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये बिटुमिनस या बिटुमिनस जो भी आप बोलो इसको, ये किस लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। एंथ्रासाइट कोल, हाई क्वालिटी कोल यूज इन इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड
इंटेंस हीट, जहां जिस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हीट चाहिए वहां पे क्या होता है, एंथ्रासाइट कॉल यूज होता है। देखो मैंने आपका आंसर काफी इजी बना दिया, आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 12 ये भी आपका हो गया पूरा। इसके अंदर से किस तरीके के बोर्ड आपको सवाल पूछेगी वो मैंने करवा दिया, किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करके दूंगा इस चैप्टर को। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो 2 मार्क्स की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अभी हम लोग चैप्टर 13 को पढ़ने जा रहे हैं। 13 के अंदर पहला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, आपको इस तरीके का भी सवाल पूछता है चैप्टर 13 के अंदर से। तो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया कौन है आप बताओ। तो इन द इनिशियल ईयर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर एस्टैब्लिश इन मुंबई एंड अहमदाबाद। शुरुआती दौर में कॉटन जो इंडस्ट्रीज होती थी कहां पे बसाया जाता था, मुंबई और अहमदाबाद में। क्यों बसाया जाता था, दिस मिल was established in those places due to cheap cottons, availability of labor, transportation facility and transport facility, port for export and favorable market। शुरुआती दौर में जो हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे बसती थी, मुंबई और अहमदाबाद में। उसका रीजन ये था कि वहां पे सस्ते में कॉटन मिल जाता था, लेबर भी इजीली वहां पे मिल जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इजीली मिल रही थी, वहां पे पोर्ट भी था जिसे एक्सपोर्ट कर सकते थे, और सारा मार्केट भी वहीं पे था किसका, कॉटन की इंडस्ट्री का। आगे देखो, अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ द ईस्ट एंड डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। आंसर देखो पूछा था डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके का पर्टिकुलर आंसर टेक्स्ट बुक में था नहीं, तो इस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये जो डेनिम सिटी ऑफ इंडिया है ये एक टॉपिक है, इसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा, इतना कंटेंट आपके लिए काफी है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है, तो बैंगलोर हैज बिकम द कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। बैंगलोर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कैपिटल है, और इसी को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन इंडस्ट्री बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। बैंगलोर को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। सॉफ्टवेयर पार्क हो, साइंस पार्क हो, टेक्नोलॉजिकल पार्क हो, आज के टाइम पे हमारे देश में पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे बसाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। क्या क्या बोला मैंने, सॉफ्टवेयर पार्क हो, साइंस पार्क हो या टेक्नोलॉजिकल पार्क हो, पूरे इंडिया में बसाया जा रहा है किसको डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो आपका आंसर क्या था कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है, तो बैंगलोर है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। आपको इस तरीके से भी सवाल पूछता है बोर्ड इस चैप्टर के अंदर से, तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना होगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल देखो, हाउ मेनी शिप बिल्डिंग सेंटर्स आर देयर इन इंडिया, कितने शिप बिल्डिंग सेंटर्स है इंडिया के अंदर। तो रिसेंटली 5 सेंटर्स हैव बीन बिल्ड टू बिल्ड शिप ऑफ मॉडर्न स्टाइल। टोटल 5 सेंटर्स है शिप को बनाने के लिए। कहाँ कहाँ पे, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागांव। कहाँ कहाँ पे, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मरमागांव में। सबसे बड़ा क्या है, कोची एंड विशाखापट्टनम लार्ज शिप को बनाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो गया पूरा, बट इतने में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हमारे देश के अंदर हेलीकॉप्टर बनाना भी शुरू कर दिया गया है। अब एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कहाँ कहाँ पे होता है हमारे देश के अंदर, बैंगलोर के अंदर, नासिक के अंदर, हैदराबाद के अंदर एंड लखनऊ के अंदर। द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रेवल हैज नॉट येट स्टार्टेड इन इंडिया। इंसान को ले जाने वाले एयरक्राफ्ट आज भी हमारे देश में नहीं बनाते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका आंसर था वो ये 3 लाइन में पूरा हो गया था, बट इतने में आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा जो उससे ही रिलेटेड है, और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। हमको इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताना है। पहले आपको ये बेस लाइन लिखनी होगी, इस चैप्टर का ये बेस लाइन है, आप याद कर लो। अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो करें तो आपको पता होगा कि ये क्या है। अब हमको क्वेश्चन को देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री बतानी है। द प्रोग्रेस ऑफ एवरी नेशन डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी देश का प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपके देश का इकोनॉमिक कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर आपके देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कंट्री जैसे ले लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, जापान, साउथ कोरिया, कैसे डेवलप हुआ है, इंडस्ट्री के डेवलप होने से। मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप होने से ये देश डेवलप हुए हैं। इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप इन अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। तो ये लोग कौन सी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, यानी इनसे कमजोर कंट्री है। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री। आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप अपने देश में इंडस्ट्री को बढ़ाओगे। पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। आप बहुत ज्यादा इंडस्ट्री खोलोगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, और उससे उनका जीने का तरीका यानी लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। तो इंडस्ट्री इस तरीके से इंपॉर्टेंस है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए। आगे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो मेंशन 4 सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात। अब यहाँ पे देखना मैंने इसका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी ये मैंने जो बेस लाइन लिखी है वो। फिर यहाँ पे देखो मैंने टाइटल डाला 4 मेजर सेंटर ऑफ द पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात। वापी, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, ये 4 मेजर सेंटर्स हैं किन चीजों के, पेपर इंडस्ट्री के, गुजरात में। आगे भी देखो मैंने अभी खत्म नहीं किया है। दिस लोकेशन आर
prominent due to their access to raw material, transportation network and industrial infrastructure. अगर आपको पेपर इंडस्ट्री का बिजनेस करना है तो आपको वापी में, अहमदाबाद में, सूरत में और वडोदरा में रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है और इंडस्ट्रीज के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं पे बने हुए हैं। मतलब कि जो जो आपको पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए चाहिए वो सारे चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ कहाँ पे? वापी, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के अंदर। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा। देखो मैंने किस तरीके से इसका आंसर लिख के दिया है, छोटा सा ही है बट लिखने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, जिसकी वजह से आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। आगे देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री। आपको लिखना कैसे होगा? पहले बेस लाइन लिखोगे, अभी हमको शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताना है। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर जूस इज एसेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। शुगर केन से जैगरी यानी गुड़ को बनाना प्राचीन भारत से ये चीजें हमारे इधर चली आ रही है, वही लिखा हुआ है। द शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद कोई जो सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री आती है वो कौन सी इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री है, ये याद रख के चलो। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर बनाने में इंडिया का नंबर 1 पोजीशन आता है पूरी दुनिया में। शुगर इज हैवी, शुगर क्या होता है? वजन होता है। एंड हैज द वर्च्यू ऑफ गेटिंग डिकम्पोज, मतलब शुगर भारी होता है और इसके अंदर ये गुण होता है कि वो डिकम्पोज होता जाएगा। इट इज हार्वेस्टेड एंड द शुगर कंटेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसकी आप कटाई कर दो, उसके बाद इसके अंदर जो शुगर का कंटेंट का मात्रा है, मतलब इसके अंदर जो जूस है वो कम होता जाएगा। सो इट मस्ट बी स्क्वीज विद इन 24 आवर ऑफ हार्वेस्टिंग। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब इसको आपने काटा उसके 24 आवर के अंदर से इसके अंदर से जूस निकाल दे। फॉर दैट रीजन शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर इंडस्ट्रीज ग्रोइंग एरिया। इसी रीजन की वजह से जो शुगर इंडस्ट्री है, तो जहां पे शुगर उगता है वहीं पे बनानी पड़ती है। शुगर कैसा होता है? उसका एक गुण है कि आप उसको काट दोगे, उसके बाद उसके अंदर से शुगर के जो जूस है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। इसीलिए शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? जहां पे ज्यादा शुगर उगता है, ताकि उसको 24 आवर्स के अंदर उसका जूस निकाल लिया जाए। आगे का सवाल देखो, विच स्टेप हैव बीन टेकन टू कंजर्व द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया? स्टार्ट करोगे आपकी बेसिक लाइन से। उसके बाद देखो, प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिड्यूस पॉल्यूशन। आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे इंडस्ट्रीज जो है वो कम पॉल्यूशन फैलाए। आगे, पॉल्यूशन कैन बी डिक्रीज बाई एडवोकेटली लोकेटिंग द पॉल्यूटेड इंडस्ट्री यूनिट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। देखो बहुत सिंपल सी भाषा बोली गई है कि जहां पे इंसान रहते होंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंशियल एरिया। उस एरिया से आपको दूर फैक्ट्रीज डालनी पड़ेगी जो पॉल्यूशन फैलाता होगा, उससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। द सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी फ्यूल कैन रिड्यूस पॉल्यूशन। आप जो भी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसको आप अच्छे से सोच समझ के सिलेक्ट करो, जिसकी वजह से आपको पॉल्यूशन का खतरा ना आए और एनवायरमेंट भी बचा रहे। आगे, एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर्स और पैरासिपेटर्स। फिल्टर्स लगाओ, स्क्रबर्स लगाओ, पैरासिपेटर्स लगाओ, जिसकी वजह से क्या होगा? एयर जो गंदा एयर है वो प्यूरिफाई होगा, फिर एनवायरमेंट में जाएगा तो एयर पॉल्यूशन कम होगा। आगे, वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स मतलब जो गंदा पानी होता है इंडस्ट्रीज का, यानी जो पॉल्यूटेड पानी होता है इंडस्ट्रीज का, हमको उनको भी फिल्टर करके फिर वापस बाहर डंप करना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो एनवायरमेंट को बचा लिया जाएगा। आगे देखते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। कैसे लिखोगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में? पहले आप लिखोगे बेस, उसके बाद आप यहाँ पे सारा आंसर लिखना शुरू करोगे। तो इंडिया का रैंक सेकंड आता है सीमेंट प्रोडक्शन में। नंबर 1 पे कौन है? चाइना है। दुनिया का 6% सीमेंट हम लोग बनाते हैं। सपोज करो दुनिया में टोटल 100 गोनी है, किसकी? सीमेंट की, तो 6 गोनी इंडिया अकेले बनाता है। तो 6% प्रोडक्शन दुनिया में सीमेंट का कौन करके देता है? इंडिया करके देती है। देखो, लाइमस्टोन, कोल, गिप्सम, बॉक्साइट, क्ले, ये सारी चीजें क्या है? रॉ मटेरियल है। किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले। ये सारी चीजों को मिला के क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट हैव मोर वेट। जो सीमेंट का रॉ मटेरियल है और जो सीमेंट का प्रोडक्ट है वो दोनों भारी होता है। सो द सीमेंट फैक्ट्री आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन अबंडेंट। जहां पे ये सारी चीजें पाई जाएगी वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री की फैक्ट्री खोली जाएगी। जहां पे ये सारी चीजें पाई जाएगी वहीं पे सीमेंट की फैक्ट्री खोली जाएगी। ये लास्ट लाइन आपको बता रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला हुआ है। आप अभी इतना करो, इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके अंदर भी आपको कोई तकलीफ है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भेज देना ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके।